नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन जिसकी जड़ें सच पूछिए तो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। ये विषय है विचार शक्ति और आकर्षण का नियम। हम विलियम वॉकर एटकिंसन के एक शुरुआती काम को, मतलब उसके एक संशोधित संस्करण को आधार बना रहे हैं। ये मूल रूप से 1906 में प्रकाशित हुआ था। आज हम खास तौर पर इसके परिचय और पहले 3 अध्यायों पर ध्यान देंगे। तो आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, हम एटकिंसन द्वारा पेश किए गए उन मूल विचारों को समझना चाहते हैं जिन्होंने बाद में इतने सारे सेल्फ हेल्प दर्शनों को प्रभावित किया। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो है, पर यह आइडिया आया कहाँ से? क्या ये कुछ नया है या इसका कोई गहरा इतिहास है? हाँ, ये सचमुच एक दिलचस्प सफर है। एटकिंसन 20वीं सदी की शुरुआत के न्यू थॉट आंदोलन के, आप कह सकते हैं, एक प्रमुख व्यक्ति थे। यह आंदोलन 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में उभरा था। ट्रांसेंडेंटलिज्म जैसे विचारों से काफी प्रभावित था और मन की शक्ति पर बहुत जोर देता था। और एटकिंसन शायद पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी किताब का टाइटल ही आकर्षण का नियम रखा। तो ये जो स्रोत है ना, ये हमें इस कॉन्सेप्ट के शुरुआती बिल्कुल मौलिक रूप की एक कह सकते हैं प्रमाणिक झलक देता है। उस समय के माहौल के हिसाब से, जब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच नए पुल बनाने की कोशिश हो रही थी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं। परिचय में एटकिंसन आकर्षण के नियम को 2 लेवल पर समझाते हैं। पहला लेवल तो काफी सहज लगता है, मतलब कॉमन सेंस जैसा। सकारात्मक सोचो अच्छा होगा, नकारात्मक सोचो बुरा होगा। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। एक सोचता है हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और बिल्कुल निराश हो जाता है। दूसरा सोचता है शायद ये किसी नए और बेहतर मौके का दरवाजा है। नतीजा, दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। घटना एक ही है पर अनुभव अलग। तो यहाँ बात इस पर आती है कि हम किस चीज पर फोकस करना चुनते हैं। लेकिन दूसरा लेवल वो ज्यादा गहरा है, जो सीधे न्यू थॉट दर्शन से जुड़ा है। आपने जिक्र किया न्यू थॉट का, जिसमें फिल्मोर दंपति या अर्नेस्ट होम्स जैसे नाम आते हैं। इसे कभी कभी मानसिक विज्ञान भी कहा जाता था। ये था क्या असल में? हाँ, बिल्कुल। न्यू थॉट दर्शन की कुछ मुख्य मान्यताएं हैं जो एटकिंसन के काम को समझने के लिए जरूरी हैं। एक सेंट्रल आइडिया है एक मन या द वन माइंड। एटकिंसन इसे अपने लेखन में परम तत्व यानी द एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में एक ही मौलिक रचनात्मक शक्ति या कह लीजिए इंटेलिजेंस है। इसमें अच्छे और बुरे का द्वैत नहीं है। मतलब स्वर्ग और नरक कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे मन की आंतरिक अवस्थाएं हैं। दूसरी मान्यता यह है कि मनुष्य उसी परम तत्व की छवि है, उसी का रूप है और उससे जुड़ा हुआ है, अलग नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार यही था कि हमारे विचारों में रचनात्मक शक्ति है। न्यू थॉट का एक प्रसिद्ध सूत्र है, विचार वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। विचार वस्तुएं हैं। हाँ, इसका मतलब है कि विचार सिर्फ दिमाग की उपज नहीं, बल्कि वास्तविक ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जो हमारे जीवन के अनुभवों को आकार दे सकती है। इस दर्शन के अनुसार हम अपने मन का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन में ज्यादा प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि भौतिक समृद्धि भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मूल रूप से उस अनंत स्रोत, उस परम तत्व से बने हैं, और इसलिए हम उसकी अनंत शक्ति और प्रचुरता के एक तरह से दिव्य उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो आइडिया है कि हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, ये न्यू थॉट की देन है। और ये शब्द आकर्षण का नियम भी वहीं से आया। जी हाँ, ये विचार न्यू थॉट का केंद्रीय स्तंभ है, बिल्कुल। और आकर्षण का नियम वाक्यांश का इस्तेमाल प्रेंटिस मलफोर्ड और रैल्फ वाल्डो ट्राइन जैसे शुरुआती न्यू थॉट लेखकों ने भी किया था। लेकिन हाँ, एटकिंसन ने 1906 में इसे अपनी किताब का टाइटल बनाकर इसे लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। ये समझना जरूरी है कि उस समय ये विचार कितना नया और शायद विवादास्पद भी रहा होगा, जब ज्यादातर लोग किस्मत या बाहरी शक्तियों को ही जीवन का कंट्रोलर मानते थे, है ना? हाँ, ये वाकई सोच में एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब अध्याय 1 पर आते हैं, विचार जगत में आकर्षण का नियम। एटकिंसन यहाँ तर्क देते हैं कि जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण जैसा एक महान नियम काम करता है, वैसे ही विचार जगत में भी एक नियम है, आकर्षण का नियम। यहाँ ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है। वो कहते हैं कि विचार सिर्फ सोच नहीं, बल्कि वास्तविक शक्तियां हैं,
चुंबक की तरह काम करने वाली शक्तियां। बिल्कुल। अध्याय 1 का यही मूल तत्व है। एटकिंसन कहते हैं कि विचार एक तरह का कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और ये वाइब्रेशन उतना ही वास्तविक है जितना प्रकाश, गर्मी या बिजली का कंपन। भले ही हम उसे अपनी इंद्रियों से सीधे महसूस न कर पाएं। वो एक सादृश्य देते हैं, जैसे चुंबक एक अदृश्य शक्ति से स्टील को खींचता है ना? वैसे ही विचार भी काम करते हैं। वो उस समय के वैज्ञानिकों का हवाला भी देते हैं, जैसे एलिशा ग्रे और एम विलियम्स, जिन्होंने ध्वनि और प्रकाश की ऐसी तरंगों की बात की थी जो हमारे सुनने या देखने की क्षमता से परे हैं। इससे वो ये स्थापित करते हैं कि कंपन का एक पूरा क्षेत्र मौजूद है जिसे हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर वो उस शक्तिशाली विचार पर लौटते हैं। विचार वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। एटकिंसन का मानना था कि अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो हम विचार शक्ति यानी थॉट फोर्स का उपयोग उसी तरह सचेत रूप से कर सकते हैं जैसे हम बिजली या दूसरी एनर्जी का करते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विचारों की खींचने की शक्ति, ड्राइंग पावर। उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख विचार होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, वो अपने जैसे ही विचारों, परिस्थितियों, चीज़ों और यहाँ तक कि लोगों को भी अपनी ओर खींचते हैं। समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये इस नियम का सार है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने, मतलब कैसे होता है ये? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे प्रेम भरे विचार प्रेम को आकर्षित करते हैं, जबकि घृणा या डर वाले विचार वैसी ही नेगेटिविटी को खींचते हैं। उन्होंने लोक कहावतों का भी जिक्र किया है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ, समान पंख वाले पंछी एक साथ रहते हैं। बिल्कुल। या वो पुरानी कहावत शाप मुर्गियों की तरह घर वापस आते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब इसी सिद्धांत को दिखाते हैं कि हमारी जो अंदरूनी मानसिक स्थिति है वो बाहरी दुनिया में झलकती है, प्रतिबिंबित होती है। एटकिंसन ये भी समझाते हैं कि हम अपने विचारों के जरिए लगातार अपने आसपास का माहौल बना रहे हैं। और यहाँ एक उम्मीद की बात भी है। अगर हम मजबूती से सकारात्मक विचार बनाए रखें तो हम नेगेटिव असर से काफी हद तक बच सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तेल की एक परत पानी की सतह को शांत रख सकती है, भले ही नीचे हलचल हो। वो इसे एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में भी रखते हैं। कहते हैं कि मानव सभ्यता पहले शारीरिक बल के युग में जीती थी, फिर बौद्धिक तर्क के युग में आई, और अब एटकिंसन के अनुसार हम मानसिक शक्ति के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां विचारों की शक्ति को समझना और उसका इस्तेमाल करना सबसे जरूरी होगा। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली लगता है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, बल्कि बाहर की दुनिया पर असर डालते हैं। अब अध्याय 2 पर चलते हैं। ये बताता है कि ये विचार तरंगे काम कैसे करती हैं। एटकिंसन कहते हैं कि ये पानी में पत्थर फेंकने से उठी लहरों की तरह है, लेकिन एक फर्क है, ये हर दिशा में फैलती हैं, जैसे सूरज की किरणें। और हम सब एक मन के महान समुद्र में, एक ग्रेट ओशन ऑफ माइंड में डूबे हुए हैं। ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। हाँ, ये सादृश्य गहरा है। अध्याय 2 इसी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता है। एटकिंसन के अनुसार विचार तरंगें न केवल बाहर फैलती हैं, बल्कि उनमें खुद को फिर से पैदा करने की क्षमता होती है। अच्छा। जैसे साउंड वेव्स किसी ग्लास में वाइब्रेशन पैदा कर सकती हैं, वैसे ही एक मन से निकली विचार तरंग दूसरे मन में वैसा ही कंपन पैदा कर सकती है। इसका एक दिलचस्प नतीजा ये है कि हमारे मन में आने वाले कई आवारा विचार, मतलब स्ट्रे थॉट्स, शायद हमारे अपने हों ही नहीं, हो सकता है वो दूसरों के विचारों के प्रतिबिंब हों जिन्हें हमने अनजाने में पकड़ लिया हो। अरे, ये विचार कि हम अनजाने में दूसरों के विचारों को पकड़ सकते हैं, ये तो थोड़ा परेशान करने वाला भी है। क्या इसका मतलब है कि हम बाहरी मानसिक प्रभावों के शिकार हैं? यहीं पर एटकिंसन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, मन की अनुकूलता, या जिसे अंग्रेजी में अट्यूनमेंट कहते हैं। अच्छा, अट्यूनमेंट। हाँ, जैसे एक रेडियो रिसीवर केवल उसे स्टेशन को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून होता है ना? वैसे ही हमारा मन भी केवल उन्हीं विचार तरंगों को ग्रहण करता है जिनके साथ वो अनुकूल होता है, मतलब जिनकी वाइब्रेशनल रेट, कंपन की दर समान होती है। तो उच्च पॉजिटिव विचार रखने वाला मन अपने आप ही उच्च विचारों को आकर्षित करेगा, जबकि निम्न नेगेटिव विचार रखने वाला मन निम्न विचारों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होगा। तो हम अनिवार्य रूप से अपने ही मानसिक स्तर या प्लेन पर मौजूद विचारों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। सफलता पर फोकस करने वाले व्यक्ति के जीवन में सफलता से जुड़े विचार, अवसर और लोग आने की संभावना बढ़ जाती है,
वहीं जो असफलता के डर में जीता है वो अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को न्योता दे सकता है। जैसा कि एटकिंसन कहते हैं, हम आमतौर पर वही देखते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। वो मार्कोनी के वायरलेस टेलीग्राफी का उदाहरण देते हैं। उस समय का रेडियो संदेश पाने के लिए रिसीवर का सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना जरूरी था। बिल्कुल। एटकिंसन मानसिक अवस्थाओं के स्तरों या डिग्री की बात करते हैं, जो एक स्पेक्ट्रम पर फैली है। एक छोर पर अत्यंत सकारात्मक, आशावादी, आत्मविश्वासी, साहसी, और दूसरे छोर पर अत्यंत नकारात्मक, निराश, भयभीत, कमजोर। सकारात्मक अवस्थाएं मजबूत, तेज कंपन से जुड़ी होती हैं, जबकि नकारात्मक अवस्थाएं कमजोर, धीमी कंपन से। और एटकिंसन का मुख्य संदेश यही है कि हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके सचेत रूप से अपने मानसिक कंपन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि वो ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव विचार स्वाभाविक रूप से नेगेटिव विचारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके पास कुछ मजबूत, केंद्रित पॉजिटिव विचार हैं, तो वो बड़ी संख्या में मौजूद कमजोर नेगेटिव विचारों पर हावी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, यहीं पर पुष्टि मतलब एफर्मेशंस और ऑटो सुझाव की भूमिका आती है। जैसे मैं कर सकता हूं और करूंगा जैसे विचारों को दोहराना, ये हमारे मानसिक नजरिए को सेट करने और हमारे वाइब्रेशन लेवल को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, जिससे हम नेगेटिविटी के प्रति कम और पॉजिटिविटी के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बन जाते हैं। और वो मौन मानसिक संघर्ष जिसका जिक्र है, वो क्या है? मतलब साइलेंट मेंटल बैटल। एटकिंसन का मतलब था कि जब दो लोग मिलते हैं तो उनके मानसिक कंपन के स्तरों के बीच अनजाने में एक तरह की अंतरक्रिया होती है। जिसके विचार ज्यादा पॉजिटिव और शक्तिशाली होते हैं, वो दूसरे पर मानसिक रूप से थोड़ा हावी हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी के लिए पॉजिटिव है, जबकि वही बी किसी और सी के लिए पॉजिटिव हो सकता है जिसका वाइब्रेशन लेवल उससे कम हो। ये सब अक्सर अवचेतन रूप से होता है, लेकिन ये हमारे रिश्तों और इंटरैक्शंस को प्रभावित कर सकता है। अंत में अध्याय 2 संतुलन की जरूरत पर भी जोर देता है। हमें न केवल सक्रिय रूप से अपने विचार बाहर भेजने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, मतलब ऊर्जा देना, सिखाना, बल्कि ग्रहणशील होने की भी क्षमता चाहिए। ऊर्जा लेना, सीखना, दोनों ही अवस्थाएं जरूरी हैं। ये सब काफी गहरा है। अब अध्याय 3 पर आते हैं, मन के बारे में एक बातचीत। यहाँ एटकिंसन कहते हैं कि हमारा मन तो एक ही है, लेकिन उसकी कई क्षमताएं हैं, फैकल्टीज हैं, और हर क्षमता 2 तरह से काम करती है, सक्रिय यानी एक्टिव और निष्क्रिय यानी पैसिव। ये सक्रिय और निष्क्रिय क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एटकिंसन के मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सक्रिय कार्य यानी एक्टिव फंक्शन तब होता है जब हम सचेत रूप से अपनी इच्छा शक्ति से कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई दिशा चुनते हैं या किसी चीज को बदलते हैं। ये सीधे हमारे मैं यानी आई से आता है। ये पहल करता है, बनाता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। इसके विपरीत निष्क्रिय कार्य, पैसिव फंक्शन, वो है जो ऑटोमेटिकली होता है। यह हमारे पिछले सक्रिय प्रयासों का नतीजा होता है या दूसरों के प्रयासों का, जैसे कोई सुझाव या शिक्षा, हमारी आदतें, विरासत में मिले गुण या बाहर से आने वाली विचार तरंगें। ये सब निष्क्रिय कार्य के तहत आती हैं। ये स्थापित रास्तों पर चलता है, दिए गए निर्देशों का पालन करता है और सक्रिय कार्य द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखता है। हमारी ज्यादातर आदतें, अच्छी हों या बुरी, निष्क्रिय कार्य का ही परिणाम होती हैं। तो ये दोनों काम कैसे करते हैं? क्या एक दूसरे से बेहतर हैं? नहीं, बेहतर नहीं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और दोनों जरूरी हैं। सक्रिय कार्य आदतें बनाता है और निष्क्रिय कार्य उन आदतों को बनाए रखता है। इससे हमारा सचेत मन फ्री होकर नई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। सोचिए, अगर आपको हर बार चलने या सांस लेने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता। हाँ, सही बात है। निष्क्रिय मन इन कामों को संभाल लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्रिय मन हमेशा निष्क्रिय मन पर हावी हो सकता है। हम सचेत प्रयास से पुरानी आदतों को बदल सकते हैं या नई आदतें डाल सकते हैं। यही आदत की ताकत है और इसे बदलने की हमारी क्षमता भी है। नई अनजान समस्याओं को हल करने के लिए हमें सक्रिय मन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि जाने पहचाने रूटीन के कामों के लिए निष्क्रिय मन काफी होता है। एटकिंसन इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हैं। वो प्रवृत्ति यानी एपिटेंसी, जीवों में जीने और बढ़ने की जो सहज इच्छा होती है, उसे भी निष्क्रिय कार्य का एक रूप मानते हैं, जो आदिम कारण या परम तत्व से मिलने वाला एक मौलिक आवेग है। ये पौधों और जानवरों में साफ दिखाई देता है।
उनका मानना था कि उच्चतर पौधों और जानवरों में सक्रिय मन के शुरुआती लक्षण भी दिखाई देते हैं। और मनुष्यों के बारे में क्या? क्या हम में भी ये संतुलन अलग होता है? हाँ, मनुष्यों में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की मानसिक क्षमताएं उच्चतम स्तर पर विकसित होती हैं। हालांकि हर व्यक्ति में इनका संतुलन अलग अलग होता है। एटकिंसन थोड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग अपने निष्क्रिय मन पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। वे बनी बनाई राय अपना लेते हैं, दूसरों को अपने लिए सोचने देते हैं और अपनी सक्रिय रचनात्मक मानसिक शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। यहीं पर वो मानसिक संस्कृति यानी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना और मानसिक विकास यानी आंतरिक शक्तियों को विकसित करना के बीच फर्क करते हैं। वो एक विकासवादी नजरिया भी पेश करते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य में नई मानसिक शक्तियां लगातार विकसित हो रही हैं। ये शक्तियां अक्सर पहले निष्क्रिय रूप से प्रकट होती हैं, जैसे इंट्यूशन या अचानक आने वाले विचार, और फिर धीरे धीरे सचेत सक्रिय नियंत्रण में आती हैं। अध्याय के अंत में इच्छा शक्ति को मजबूत करने की बात है, लेकिन उसे एटकिंसन कुछ अलग तरह से समझाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल को मजबूत बनाना है, लेकिन एटकिंसन कहते हैं कि इच्छा शक्ति तो अपने आप में परम शक्ति है। वो हमारे अंदर के मैं हूं, आई एम, यानी परम तत्व का ही एक प्रकटीकरण है। वो कमजोर नहीं है। समस्या इच्छा शक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे मन की है, हमारा माइंड, जो अक्सर इच्छा शक्ति के निर्देशों को ठीक से सुनता या मानता नहीं है, क्योंकि वो पुरानी आदतों या बाहरी सुझावों से प्रभावित रहता है। इसलिए इच्छा शक्ति को मजबूत करना असल में मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है, ताकि वो इच्छा शक्ति के प्रति ज्यादा ग्रहणशील और आज्ञाकारी बन सके। ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा को उस सार्वभौमिक इच्छा के साथ अलाइन करने जैसा है जिससे हम पैदा हुए हैं। इस समझ का नतीजा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। जब हम इन मानसिक नियमों को समझते हैं, आकर्षण का नियम, सक्रिय और निष्क्रिय मन का खेल, इच्छा शक्ति की सच्ची प्रकृति, तो हम अपनी छुपी हुई शक्तियों को विकसित करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने निष्क्रिय मन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, उसे सही कामों में लगाकर उस पर महारत हासिल कर सकते हैं और डर और सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। ये अंततः अपने भीतर के उस शक्तिशाली मैं हूं, आई एम, को खोजने और अनुभव करने की यात्रा है। ये विचार सिर्फ विचार नहीं बल्कि शक्तियां हैं, है ना? बिल्कुल। ये शक्तियां आकर्षण के नियम के तहत काम करती हैं, अपने जैसी चीजों को खींचती हैं। और हमारे मन के दो पहलू हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, जिन्हें हम समझकर और निर्देशित करके अपने जीवन के अनुभव को आकार दे सकते हैं। ये भाग्य के हाथों की कठपुतली बने रहने के बजाय अपने मानसिक जगत का स्वामी बनने का आह्वान है। बिल्कुल सही कहा। इन अध्यायों का केंद्रीय संदेश है जागरूकता और सचेत चुनाव, अवेयरनेस एंड कॉन्शियस चॉइस। एटकिंसन का नजरिया बहुत आशावादी और सशक्त करने वाला है। वो कहते हैं कि भाग्य कोई बाहरी मनमानी शक्ति नहीं है, बल्कि ये आंतरिक नियमों का नतीजा है। अगर हम इन मानसिक नियमों को समझ लें, आकर्षण, कंपन, सक्रिय अनिष्क्रिय मन, इच्छा शक्ति, तो हम अपने जीवन की दिशा तय करने में कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने आंतरिक दुनिया को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने का दर्शन है। सही है? हाँ, बिल्कुल। तो एटकिंसन के इन शुरुआती विचारों के आधार पर सुनने वालों के लिए सोचने को एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारे अभ्यस्त निष्क्रिय विचार लगातार हमारी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और तय कर रहे हैं कि हम क्या आकर्षित करते हैं, तो आज सचेत रूप से चुना गया और विकसित किया गया कौन सा एक सक्रिय विचार उस वास्तविकता को बदलना शुरू कर सकता है, ये शायद आगे की खोज का विषय है। आज के इस गहरे मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी किताब के जरिए जिसके विचार आज भी काफी चर्चा में रहते हैं। हाँ। हम बात कर रहे हैं विलियम वॉकर एटकिंसन की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाँ, खास तौर पे इसका जो 21वीं सदी का संशोधित संस्करण है। और ये विचार, जैसा आपने कहा, 20वीं सदी की शुरुआत के न्यू थॉट आंदोलन से जुड़े हैं। अच्छा। ये एक ऐसा दौर था, एक दर्शन था असल में, जिसने सिखाया कि हमारे विचार, हमारी सोच, वो हमारी हकीकत को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब मन की शक्ति पर फोकस। बिल्कुल, मन की शक्ति पर केंद्रित एक आध्यात्मिक और दार्शनिक लहर थी ये। और आज हम इस किताब के 3 खास हिस्सों पर जरा गहराई से बात करेंगे। अध्याय 4 मन का निर्माण, अध्याय 5
इच्छा शक्ति का रहस्य और अध्याय 6 नकारात्मक विचारों के असर से कैसे बचें। हाँ, ये तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन अध्यायों से वो खास बातें निकालें जो शायद आज भी हमारे काम आ सकती हैं। तो चलिए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत करते हैं अध्याय 4 से, मन का निर्माण। देखिए, एटकिंसन की जो बुनियादी बात है वही काफी दमदार है। क्या है वो? कि हम सब चाहे जाने या अनजाने में हर पल अपने मन को गढ़ रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये काम होश में रहकर करना चाहिए, जानबूझकर। हाँ, मतलब एक तरह से अपने मन के मालिक खुद बने, जिसे वो सेल्फ मास्टरी या आत्मस्वामित्व कहते हैं। सही। सुनने में तो ये बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? असल मतलब है कि हमारा जो सचेत मैं है, हमारा असली स्वरूप, वो हमारे अवचेतन मन पर, हाँ, उस पर हावी हो। अवचेतन मन यानी हमारी आदतें, हमारे बदलते मूड्स, हमारी वो इच्छाएं जिन पर हमारा काबू नहीं रहता कई बार। अच्छा। एटकिंसन के हिसाब से ये मैं ही हमारे मन का राजा है, और इच्छा शक्ति, जिसे वो विल कहते हैं, वो उसका हथियार है, उसका साधन है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर तो यही होता है, हम अपने मूड्स या पुरानी आदतों के बहाव में बह जाते हैं। बिल्कुल। तो एटकिंसन ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर ही व्यवस्था नहीं बना पाए, बिल्कुल, अपने मन पर ही काबू नहीं रख पाए, तो फिर बाहर की दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ हासिल करने की उम्मीद वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, सही सवाल है। पहले अपने अंदर के घर को ठीक करना होगा। एटकिंसन का नजरिया बड़ा सीधा और सक्रिय है। वो मानते हैं कि ये जो हमारा असली मैं है, वो नकारात्मक भावनाओं को, जैसे डर, जलन, नफरत, गुस्सा, चिंता, इनको पीछे हटने का हुक्म दे सकता है, आदेश दे सकता है। हुक्म? मतलब ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव कमांड है अपने ही मन को। बिल्कुल, एक्टिव कमांड। ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि वाकई में आदेश देना है। लेकिन ये कहना आसान और करना मुश्किल नहीं। मुश्किल तो है, बिल्कुल है। इसीलिए तो अभ्यास की जरूरत है। एटकिंसन एक तरीका बताते हैं, एक पुष्टि, अफर्मेशन जैसे कहते हैं, वो दोहराना। मैं अपने वास्तविक स्व के स्वामित्व का दावा कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, इसके पीछे पूरी भावना, पूरा यकीन होना चाहिए। उसे महसूस करना है, कल्पना करनी है कि आप वाकई अपने मन के मालिक हैं। और इसका रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास कैसे करें? मान लीजिए गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, तब? तो एटकिंसन का सुझाव है कि अपनी आदत के हिसाब से तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रोकें, बस एक पल। फिर होश में रहकर अपने असली मैं के नजरिए से सोचें और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनें। मान लीजिए किसी बात पर गुस्सा आया, तो फौरन चिल्लाने के बजाय शांति से अपनी बात रखने का चुनाव करें। अच्छा। ये अपने निचले मन पर, अपनी आदतों पर काबू पाने जैसा है। इसमें मेहनत लगती है, हाँ, लेकिन एटकिंसन के अनुसार इससे एक गहरी संतुष्टि भी मिलती है। तो सार ये है कि अपना मानसिक घर पहले साफ करो, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करो। हाँ, नहीं तो बाहर कुछ भी बनाने की कोशिश शायद उतनी कामयाब ना हो। एकदम सही। ये नींव है, बिल्कुल। ठीक है, मान लिया हमने मन को काबू में करने की दिशा में काम शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ लगाम हाथ में होना काफी नहीं है ना? घोड़े में दौड़ने की ताकत भी तो होनी चाहिए। यहीं पर शायद इच्छा शक्ति, विल, उसका रोल आता है। सही पकड़ा। और एटकिंसन अध्याय 5 में इसी इच्छा शक्ति के रहस्य को खोलते हैं। और यहाँ उनकी बात थोड़ी अलग है, थोड़ी चौंकाने वाली भी। कैसे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, जैसे कोई मांसपेशी हो, है ना? हाँ, यही लगता है। लेकिन एटकिंसन कहते हैं कि इच्छा शक्ति तो हम सब में भरपूर है, असीमित है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति से जुड़ी है। असीमित? हाँ, असली काम मन को इसे इस्तेमाल करना सिखाना है, मन को ट्रेन करना है। ये तो सोचने वाली बात है। हम सब में असीमित इच्छा शक्ति है, फिर ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हम कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते? लगता है जैसे अंदर से वो जोर ही नहीं लग रहा। एटकिंसन ऐसी आम समस्या की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इच्छा शक्ति में दम है, पर उसे चलाने के लिए जो आग चाहिए, जो तीव्र इच्छा, डिजायर जिसे कहते हैं, वो गायब होती है कई बार। अच्छा। वो साफ कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विल फॉलोज स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब मजबूत इच्छा शक्ति मजबूत इच्छा के पीछे चलती है। अगर किसी चीज को पाने की हमारी ख्वाहिश ही कमजोर है, तो हम अपनी इच्छा शक्ति को क्यों तकलीफ देंगे? वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम वाकई उस चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, या कहीं हम मन के स्तर पर आलसी तो नहीं हो गए, बस सोचते रहते हैं पर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? हाँ, एटकिंसन इसी मानसिक आलस पर चोट करते हैं, और मन को इच्छा शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने का उनका तरीका है ऑटो सजेशन,
स्वतः सुझाव। अच्छा, वो कैसे? उनका सुझाव है कि ये वाक्य दोहराएं, मैं अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। फिर वही बात, सिर्फ शब्द दोहराना या कुछ और भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ शब्द नहीं। एटकिंसन बार-बार जोर देते हैं कि शब्दों के पीछे का विचार, भावना और एक आत्मविश्वास से भरी उम्मीद होनी चाहिए। आपको सच में ये मानना होगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मानसिक घोषणा है अपने आप से। और क्या इसका भी कोई प्रैक्टिकल अभ्यास है, सिर्फ सोचने के अलावा? हाँ, और ये थोड़ा चुनौती भरा है। एटकिंसन कहते हैं कि 1 महीने तक रोजाना कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद नहीं है। क्या? हाँ, कोई ऐसा काम जिसे आप टालते रहते हैं। हाँ। और मजे की बात यह है कि उसे खुशी-खुशी करना है, बिना शिकायत के। अरे वाह, ये तो मुश्किल लग रहा है। रोज कुछ नापसंद काम करना, वो भी खुशी से। इसका क्या मतलब है? क्यों? इसका मतलब है अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को ट्रेनिंग देना। देखिए, जब आप जानबूझकर वो करते हैं जो मुश्किल है या मन नहीं कर रहा, तो आप मन को दिखा रहे हैं कि बॉस कौन है। अच्छा। ये अभ्यास आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करता, बल्कि मन को सिखाता है कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, खासकर तब जब आराम तलब मन विरोध कर रहा हो। एटकिंसन इसे इच्छा शक्ति विकसित करने की सच्ची कसौटी मानते हैं। मतलब ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं, ये करने की बात है। बिल्कुल, एक्शन की बात है। तो पहले मन पर काबू, फिर इच्छा शक्ति को जगाना और उसे इस्तेमाल करना सीखना, वो भी तीव्र इच्छा के साथ। ये कड़ी दर कड़ी जुड़ रहा है। हाँ। लेकिन एक और बड़ी रुकावट होती है नकारात्मक सोच, डर, चिंता। इससे कैसे निपटे? अध्याय 6 इसी पर है, नकारात्मक विचार आकर्षण से प्रतिरक्षा कैसे बने। बिल्कुल, एटकिंसन के अनुसार मन पर काबू और इच्छा शक्ति के बाद अगला कदम है अपनी सोच को नकारात्मकता के असर से बचाना। और इसकी शुरुआत होती है डर और चिंता जैसी भावनाओं को उनको काटने से। हाँ, वो इन्हें ऐसी मानसिक आदतें मानते हैं जो नकारात्मकता से और बढ़ जाती हैं, जैसे कोई पौधा बढ़ता है पानी देने से। और यहाँ फिर से आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उसका क्या रोल है? हाँ, एटकिंसन के नजरिए से उनका तर्क है कि हमारी मजबूत उम्मीदें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक चुंबक की तरह काम करती हैं। डर इसलिए डर वाली चीजों को खींचता है क्योंकि डर अपने आप में एक बहुत मजबूत नकारात्मक उम्मीद है कि कुछ बुरा होगा। ये नियम अच्छा बुरा नहीं देखता, वो न्यूट्रल है। ये बस हमारी मानसिक स्थिति के हिसाब से काम करता है। तो अगर हम डरते रहेंगे तो अनजाने में हम वही चीजें अपनी तरफ खींच सकते हैं जिनसे हम डर रहे हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात है। हाँ, गंभीर तो है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? एटकिंसन क्या कहते हैं? एटकिंसन का तरीका बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, अंधेरे से लड़ने की कोशिश मत करो, बस रोशनी जला दो। मतलब डर से लड़ने के बजाय मन में साहस के विचार लाओ। ऐसी पुष्टि या एफर्मेशन इस्तेमाल करो जो सकारात्मक हो, जैसे मैं साहसी हूं। अच्छा। ये नहीं कहना कि मुझे डर नहीं है, नहीं, क्योंकि उसमें भी डर शब्द पर ध्यान जा रहा है। नकारात्मकता पर ध्यान देने से उसे ही ताकत मिलती है। फोकस पॉजिटिव पर रखना है। ये बात ध्यान देने लायक है। फोकस सकारात्मक पर रखना है, न कि नकारात्मक को हटाने पर। एकदम। और इसी से जुड़ा है उनका मशहूर रवैया, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आई कैन एंड आई विल। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसकी ताकत की तुलना आप मैं नहीं कर सकता या मुझे डर लग रहा है से करके देखिए। एटकिंसन मानते हैं कि किस्मत या हालात से ज्यादा हमारा ये मानसिक रवैया तय करता है कि हम अपनी तरफ क्या खींचते हैं। वो हमें लगातार आई कैन एंड आई विल वाली सोच वाली ऊर्जा में रहने को कहते हैं। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, आई कैन एंड आई विल। लेकिन जब वाकई डर लगता हो, जब वो क्या होगा अगर वाले ख्याल सता रहे हो, तब क्या करें? सिर्फ कहने से क्या होगा? एटकिंसन कहते हैं कि डर को भूखा मारो। भूखा मारो? कैसे? अपनी मन को लगातार निडर विचारों से भरकर। साहस, जो कि सकारात्मक है, वो स्वाभाविक रूप से डर, जो नकारात्मक है, उसको दबा देता है। जब क्या होगा अगर वाले विचार आएं, तो उन्हें नजरअंदाज करके अपनी अंदरूनी ताकत, अपने मैं कर सकता हूं वाले विश्वास पर ध्यान लगाएं। क्या इसका भी कोई अभ्यास है, डर को भूखा मारने का? अभ्यास वही है जिसका जिक्र इच्छा शक्ति वाले हिस्से में भी था, वो काम करना जिनसे डर लगता है। अच्छा, फिर से वही? हाँ, लेकिन साथ साथ साहस की पुष्टि भी करना। मान लीजिए किसी को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो अभ्यास ये होगा कि वो छोटे समूह में बोलने का मौका ढूंढे और बोलने से पहले और बाद में मन में दोहराए, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, रख सकती हूं। एटकिंसन के मुताबिक ऐसा करने से धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होती है,
हमारा मानसिक नजरिया बदलता है और हम उन रुकावटों को पार कर पाते हैं जिन्हें हम पहले असंभव मानते थे। जैसा कि शायद किसी और ने भी कहा है, डरने वाली असली चीज अक्सर डर खुद ही होता है। इच्छा शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर सके, अध्याय 5। बिल्कुल। और ये इच्छा शक्ति हमारी गहरी इच्छाओं से चलती है, जिसके लिए हमें डर और नकारात्मक सोच पर काबू पाना सीखना होगा, अध्याय 6। सही। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हाँ। लेकिन इनमें जिन बातों की चर्चा है, विश्वास की ताकत, सोच बदलने का महत्व, आदतें बनाना, होश में रहकर चुनाव करना, ये सब आज भी मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प की दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये और भी जरूरी हो गए हैं। हाँ, हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जहां आज ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, इतनी नकारात्मकता है चारों तरफ, वहां अपने अंदरूनी संसार को काबू में रखना, अपनी सोच को खुद चुनना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये 100 साल पुराने तरीके आज भी काम आ सकते हैं। क्यों नहीं? शायद हाँ, क्योंकि ये बुनियादी मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित लगते हैं। बाहरी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन मन के काम करने के तरीके, डर, इच्छा शक्ति की भूमिका, ये शायद उतने नहीं बदले। अपनी अंदरूनी दुनिया पर सक्रिय रूप से काम करना आज भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा। विलियम वॉकर एटकिंसन के काम के इन हिस्सों को समझना वाकई एक गहरा अनुभव रहा। ये हमें अपनी ही सोच और इच्छा शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और जाने से पहले एक और सवाल मन में आता है जो इन विचारों पर ही आधारित है। देखिए, एटकिंसन कहते हैं कि अंदरूनी दुनिया पर काबू पाकर बाहरी दुनिया को प्रभावित करो। हाँ। इच्छा शक्ति को डिजायर से ताकत मिलती है, लेकिन क्या हो अगर हम अपनी इच्छा पर ही सवाल उठाएं? मतलब क्या हमें हमेशा पता होता है कि हम जो चाह रहे हैं वो वाकई चाहने लायक है? क्या इच्छा शक्ति का मकसद हमेशा साफ होता है, या इस सफर का एक हिस्सा ये खोजना भी है कि असल में क्या चीज पाने योग्य है? किस दिशा में अपनी इतनी मानसिक ऊर्जा लगानी चाहिए? ये भी तो एक सवाल है। ये वाकई गहरा सवाल है, अपनी इच्छाओं के स्रोत के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। खैर, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। स्वागत है। आज हम विलियम वॉकर एटकिंसन की एक बहुत ही खास किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ कह सकते हैं कि बेहद ज़रूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। वो हिस्से जो बताते हैं कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं की दुनिया को कैसे साधा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, ये किताब अपने आप में एक क्लासिक है। हाँ, तो आज हम खास तौर पर 3 अध्यायों पर ध्यान देंगे। अध्याय 7 नकारात्मक विचारों का रूपांतरण, फिर अध्याय 8 मानसिक नियंत्रण का नियम, और अध्याय 9 जीवन शक्ति का दावा करना। ये तीनों एक तरह से देखें तो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का एक नक्शा सा देते हैं। सही कहा, एक पूरा सिस्टम है ये। हमारा मकसद ये समझना है कि एटकिंसन के हिसाब से हम अपनी सोच, अपने महसूस करने के तरीके और अपनी जो अंदरूनी ऊर्जा है उसे कैसे ठीक से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम वो आकर्षित करें जो हम चाहते हैं, न कि वो जिससे हम डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और शायद शुरू करने से पहले ये याद रखना ठीक रहेगा कि ये किताब, देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी। हाँ, काफी पुरानी है जी, और ये न्यू थॉट आंदोलन का एक बहुत अहम हिस्सा थी। ये वो सोच है जो मानती है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वो असल में हमारी सच्चाई को बनाते हैं, हमारी परिस्थितियों पर असर डालते हैं। अच्छा, तो आज हम यही देखेंगे कि एटकिंसन इन 3 अध्यायों में इस आइडिया को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारने की बात करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 7 से शुरू करते हैं, नकारात्मक विचारों का रूपांतरण। एटकिंसन यहाँ एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कहते हैं कि चिंता, जिसे हम वरी कहते हैं, वो असल में डर का ही एक बच्चा है। भय की संतान। हाँ, भय की संतान। वो कहते हैं कि अगर हम जड़ यानी डर को ही जीत लें तो चिंता तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सरल है? देखिए, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक नुक्ता है। हाँ। एटकिंसन यहाँ उस आम सोच को चुनौती दे रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत चिंता तो अच्छी है, जरूरी है सफलता के लिए, हमें जगाए रखती है। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता कभी भी मददगार नहीं होती।
ये तो हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देती है, एक तरह से हमें पंगु बना देती है। सही। उनकी नज़र में जो असली चीज़ हमें आगे बढ़ाती है वो चिंता नहीं, बल्कि एक तीव्र इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और सच्ची दिलचस्पी, इंटरेस्ट है। ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। चिंता हमें बस समस्या में उलझाए रखती है ना, अक्सर उसे और बड़ा दिखाती है। हाँ, जबकि इच्छा वो हमें समाधान की तरफ ले जाती है, हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। लेकिन एटकिंसन सिर्फ ये नहीं कहते कि चिंता बुरी है, वो कहते हैं इसे बदला जा सकता है। ये रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन का जो आइडिया है, चिंता को इच्छा में बदलना, ये कैसे होता है? क्या ये बस पॉजिटिव सोचने जैसा है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है, मतलब सिर्फ सोच बदलने से बढ़कर। एटकिंसन इसे एनर्जी के लेवल पर देखते हैं। चिंता एक नेगेटिव मानसिक ऊर्जा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से नेगेटिव नतीजों को खींचती है। जब आप जानबूझकर उस ऊर्जा को लेते हैं और उसे किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा में बदल देते हैं, तो आप अपनी मानसिक वाइब्रेशंस का नेचर बदल रहे होते हैं। अब आप कमी या डर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज पर कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। अच्छा। तो ध्यान का ये जो बदलाव है, यही आकर्षण के नियम की दिशा बदल देता है। आप फिर समाधान, मौके, मदद, इन सबको अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव और रचनात्मक हो गई है। और एटकिंसन तीव्र इच्छा पर बहुत जोर देते हैं। सिर्फ ऐसी वैसी चाहत नहीं, बल्कि ऐसी इच्छा जो मतलब बाकी सब पर हावी हो जाए। उन्होंने वो कैदी का उदाहरण दिया है जो आजादी चाहता है, जी, वैसी शिद्दत। लेकिन ऐसी इच्छा के लिए तो कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। एटकिंसन कहते हैं कि आपको कीमत चुकाने को तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह है कि छोटी मोटी इधर उधर बिखरी हुई इच्छाओं को, ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ना होगा, ताकि आप अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगा सकें। और यही डर फिर से आ जाता होगा। बिल्कुल, डर हमारी इच्छा को कमजोर करता है, उसे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए एटकिंसन के लिए डर पर काबू पाना इस पूरी बदलाव की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है। उन्होंने अपने अनुभव से भी कुछ बताया है इस बारे में कि डर का सामना करने से क्या होता है। हाँ, वो बताते हैं कि जब उन्होंने खुद हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ अपनी चुनौतियों और डरों का सामना किया, तो अक्सर ये पाया कि या तो वो डर बेबुनियाद थे और अपने आप खत्म हो गए। अच्छा। या फिर उन्हें उन मुश्किलों से निपटने का तरीके, साधन कहीं ना कहीं से मिली गए। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है, ये असल में डर के सामने खड़े रहने का, अपनी मानसिक स्थिति को एक्टिवली बदलने का काम है। उनका मानना था कि कायनात भी हिम्मत वालों का साथ देती है। और वो जो भविष्य की चिंताएं होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, इसके बारे में एटकिंसन क्या कहते हैं? उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है इस मामले में। वो कहते हैं कि हमारी ज्यादातर चिंताएं भविष्य की उन चीजों को लेकर होती हैं जो या तो कभी होती ही नहीं, हाँ ये तो सच है, या अगर होती भी हैं तो उतनी बुरी नहीं होती जितनी हमने कल्पना की होती है। वो इसे मानसिक ऊर्जा की भयानक बर्बादी मानते हैं। उनका सुझाव है कि भाई वर्तमान पर ध्यान दो और भविष्य के लिए एक पॉजिटिव उम्मीद रखो, तैयारी रखो, लेकिन बेकार की चिंता मत पालो। तो फिर चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर उससे सीधे लड़ना नहीं है? एटकिंसन का समाधान है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। चिंता से सीधे भिड़ने के बजाय अपना ध्यान किसी पॉजिटिव, रचनात्मक या फिर बिल्कुल ही अलग चीज पर पूरी तरह लगा दो, पर ध्यान दे सकता है। तो एकाग्रता का अभ्यास करके आप चिंता को जैसे बाहर धकेल देते हैं, उसे पनपने का मौका ही नहीं देते। तो अध्याय 7 का निचोड़ ये हुआ कि चिंता डर की पैदाइश है और इसे हराया जा सकता है। सीधे लड़ने के बजाय इसे एक मजबूत इच्छा में बदलो, डर पर काबू पाओ और अपना ध्यान अच्छी पॉजिटिव चीजों पर लगाओ, क्योंकि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा। अब अगर हमें अपने विचारों को इस तरह बदलना है तो जाहिर है हमें अपने मन पर कुछ तो कंट्रोल चाहिए होगा। बिल्कुल। यहीं पर शायद अध्याय 8 मानसिक नियंत्रण का नियम काम आता है। एटकिंसन की वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि हमारे विचार या तो हमारे वफादार सेवक हो सकते हैं या फिर जालिम मालिक, और चुनना हमें है। एकदम सही। अध्याय 8 इसी चुनाव को असलियत बनाने के तरीके पर फोकस करता है। एटकिंसन जोर देकर कहते हैं कि मन एक शानदार औजार है जो हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है, ना कि उसका गुलाम बनने के लिए। और इस कंट्रोल की चाबी, जैसा हमने अध्याय 7 में भी देखा, एकाग्रता ही है। लेकिन यहाँ एकाग्रता का एक और पहलू सामने आता है। वो क्या है? काम पर ध्यान लगाना तो समझ आता है,
इससे काम अच्छा होता है, गलतियां कम होती हैं, सारी मेंटल एनर्जी एक जगह लगती है। हाँ, वो तो है। लेकिन एटकिंसन कहते हैं कि कंट्रोल का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना ही नहीं, बल्कि ध्यान हटाना भी है। जी। जब काम पूरा हो जाए तो उस मानसिक इंजन को बंद करना सीखना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, ये दिलचस्प है। उन्होंने एक मशीन का उदाहरण दिया है। अगर कोई काम नहीं है तो मशीन को लगातार चलाना न सिर्फ फ्यूल की बर्बादी है, बल्कि मशीन घिसती भी है। सही बात। उसी तरह काम खत्म होने के बाद भी अगर दिमाग उसी मुद्दे पर, उसी चिंता पर, उसी प्लान पर लगातार घूमता रहता है तो यह मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है और इससे थकावट होती है। ये बात तो आज की हमेशा बिजी, हमेशा कनेक्टेड वाली दुनिया में बहुत ज्यादा लागू होती है ना। हम अक्सर काम खत्म होने के बाद भी दिमागी तौर पर उसी में उलझे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन अनचाहे विचारों का क्या करें जो तब भी दिमाग में आते रहते हैं जब हम शायद आराम करना चाह रहे होते हैं। यहाँ भी एटकिंसन का तरीका सीधा टकराव टालने का है। वो कहते हैं कि उन विचारों से सीधे कुश्ती मत लड़ो, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो और मजबूत होती है। हाँ, ये तो है। इसके बजाय अपना ध्यान जानबूझकर किसी पूरी तरह से अलग और हो सके तो किसी अच्छी या न्यूट्रल चीज पर लगा दो। कोई शौक, कोई प्रकृति का नजारा, कोई संगीत, कोई अच्छी याद, कुछ भी जो आपका ध्यान पूरी तरह खींच ले। मतलब ध्यान भटकाना। भटकाने नहीं, दिशा बदलना। जैसे ही आपका ध्यान पूरी तरह दूसरी जगह लगेगा, वो अनचाहा विचार पीछे चला जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ये दिशा बदलने की कला है, उसे दबाने की नहीं। तो ये मानसिक नियंत्रण सिर्फ काम के लिए फोकस बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा बचाने के लिए फोकस हटाने के बारे में भी है। एक तरह की मेंटल हाइजीन जैसी बात हुई है। तो बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मानसिक स्वच्छता। ये जानबूझकर अपने मेंटल स्पेस को मैनेज करना है, तय करना कि किन विचारों को जगह देनी है और किन को नहीं। ये काबिलियत हमें न सिर्फ ज्यादा कुशल बनाती है, बल्कि ज्यादा शांत और ऊर्जावान भी रखती है। और यही ऊर्जा? हाँ, और यही ऊर्जा हमें अगले अध्याय के टॉपिक तक ले जाती है। हाँ, अध्याय 9, जीवन शक्ति का दावा करना, असर्टिंग द लाइफ फोर्स। इसकी शुरुआत थोड़ी डांट जैसी लगती है। एटकिंसन कहते हैं, मरे हुओं की तरह जीना बंद करो। वो उन लोगों की आलोचना करते हैं जिनमें जीवन के प्रति जोश, ऊर्जा, दिलचस्पी की कमी दिखती है। ये थोड़ा सख्त नहीं है? हाँ, एटकिंसन यहाँ बहुत सीधी बात करते हैं। उनका मानना है कि हम सबके अंदर एक कुदरती जीवन शक्ति है, एक लाइफ फोर्स या विटैलिटी। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि दिमागी, जज्बाती और रूहानी ऊर्जा का एक मिश्रण है। अच्छा। उनका तर्क है कि हमें इस शक्ति को आज़ादी से बहने देना चाहिए, इसे जाहिर करना चाहिए। छोटी मोटी चिंताएं, उदासी, नेगेटिविटी, ये सब इस बहाव को रोक देती हैं, हमें जैसे आधा अधूरा सा बना देती हैं। तो जीवन शक्ति का दावा करने का असल मतलब क्या है और इससे होता क्या है? इसका मतलब है होशपूर्वक ये मानना और महसूस करना कि आप ऊर्जा और जीवन से भरपूर हैं, और फिर उसी के मुताबिक काम करना। एटकिंसन कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में उस ऊर्जा को अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं और बढ़ाते हैं। इससे आप में एक जोश आता है, आपकी मौजूदगी में एक कशिश आती है, आपके काम में जान आ जाती है। वो हमें हिम्मत देते हैं कि हम जो भी करें, काम करें, खेलें, बात करें, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जान डाल दें। यानी आधे अधूरे मन से कुछ न करना, जो भी करो उसमें पूरी तरह शामिल हो जाओ, उसमें इंटरेस्ट लो। बिल्कुल। एटकिंसन कहते हैं कि मामूली से मामूली चीज में भी गहरा आकर्षण और दिलचस्पी छिपी हो सकती है, अगर हम सचमुच जागें और उसे ध्यान से देखें, उसमें शामिल हों। ये जागने का आइडिया उनके लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फिजिकली जागना नहीं, बल्कि मेंटली और इमोशनली उस पल में पूरी तरह मौजूद होना है। उनके लिए यही होशपूर्वक जीवन या कॉन्शियस लाइफ है, और यही सिर्फ वजूद में होने या एग्जिस्टिंग और असल में जीने या लिविंग के बीच का फर्क है। इसे पाने के लिए उन्होंने कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है? हाँ, वो एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन यानी पुष्टि और अभ्यास सुझाते हैं। पुष्टि है, मैं जीवित हूँ, आई एम अलाइव। मैं जीवित हूँ। वो कहते हैं कि इस विचार को सिर्फ दौड़ाएं नहीं, बल्कि इसे महसूस करें, इसे अपनी सांस के साथ जोड़ें। सोचें कि हर सांस के साथ आप कायनात से जीवन शक्ति अंदर खींच रहे हैं। अच्छा। और हर सांस छोड़ते हुए आप कमजोरी, उदासी, निगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। इस विचार को अपने मन में रखें, इसे अपनी रग रग में महसूस करें। लेकिन क्या सिर्फ सोचने या महसूस करने से हो जाएगा? नहीं, एटकिंसन बहुत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। इस पुष्टि को अपने कामों से साबित करना होगा। मैं जिंदा हूं कहने का मतलब है कि आप जिंदा लोगों की तरह बर्ताव करें। एक्शन लेना होगा। हाँ, चीजों में दिलचस्पी लें, एक्टिव हों, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ें, नई चीजें सीखें।
हंसे, महसूस करें। सिर्फ दिन काटने या सपनों में खोए रहने के बजाय असल में जिएं, अपने कामों से दिखाएं कि आप जिंदा हैं। तो अध्याय 9 का संदेश है कि जीवन शक्ति हमारे अंदर है, हमें बस उसे एक्टिवली क्लेम करना है और अपने विचारों, भावनाओं और कामों में दिखाना है। ये कोई पैसिव चीज नहीं, बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। हाँ, और अब अगर हम इन तीनों अध्यायों 7, 8 और 9 को एक साथ रख कर देखें तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली तस्वीर उभरती है। कैसे? सोचिए, अध्याय 8 में जो मानसिक नियंत्रण की क्षमता सीखी, यानी एकाग्रता, हाँ, वही हमें वो फोकस देती है जिसकी जरूरत अध्याय 7 में बताई गई नेगेटिव विचारों के रूपांतरण के लिए है। बिना मन पर कंट्रोल के आप चिंता को इच्छा में कैसे बदलेंगे? आप अपना ध्यान डर से हटाकर मौके पर कैसे टिकाएंगे? सही बात है। तो नियंत्रण जो है वो रूपांतरण को मुमकिन बनाता है। और जब आप अध्याय 7 के हिसाब से नेगेटिविटी जैसे चिंता और डर को बदलते हैं और अध्याय 8 के हिसाब से अपने मन पर काबू रखते हैं, तभी अध्याय 9 में बताई गई जीवन शक्ति आजादी से और पॉजिटिव तरीके से बह सकती है। अच्छा, तो ये सब जुड़े हुए हैं। जी, नेगेटिविटी और दिमागी बिखराव जीवन शक्ति को सोख लेते हैं। जब ये हटते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, जोश आता है, जीवन में दिलचस्पी जागती है। यह एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। कंट्रोल से रूपांतरण होता है, रूपांतरण से जीवन शक्ति बढ़ती है और बढ़ी हुई जीवन शक्ति से कंट्रोल और रूपांतरण और आसान हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल और पावरफुल लगता है। तो इन विचारों का आज के समय में, खासकर उस इंसान के लिए जो लगातार कुछ नया सीख रहा है, नई चुनौतियों का सामना कर रहा है या शायद जानकारी के समंदर में डूबने से बचना चाहता है, क्या अहमियत है? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? देखिए, मेरे विचार में इसकी अहमियत बहुत गहरी है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं और तनाव इतना आम है, अपने अंदर की दुनिया, अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के लेवल पर पकड़ बनाना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं सहमत हूँ। जो असरदार तरीके से सीखना चाहते हैं या मुश्किल समस्याओं का हल खोजना चाहते हैं या बस एक ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना कि वो चिंता को एक रचनात्मक इच्छा में बदल सकते हैं, अपने दिमागी फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जीवन शक्ति को जानबूझकर बढ़ा सकते हैं, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कामयाबी और हमारी खुशी सिर्फ बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी अंदरूनी हालत को कैसे संभालते हैं। ये हमें एक बेचारे शिकार की भूमिका से निकालकर अपनी जिंदगी के एक्टिव बनाने वाली की भूमिका में लाता है। बिल्कुल, ये अंदरूनी तौर पर सशक्त होने का एक तरह का मैनुअल है। एटकिंसन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपने तजुर्बे को शक्ल देने की ताकत है, अपने दिमागी और जज्बाती रिएक्शंस चुनने की शक्ति है, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि विलियम वॉकर एटकिंसन के इन अध्यायों के मुताबिक हम सिर्फ अपने विचारों के दर्शक नहीं हैं, बल्कि उनके डायरेक्टर बन सकते हैं। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है, मन को बेकाबू दौड़ने से रोककर एकाग्र किया जा सकता है और अंदर सोई पड़ी जीवन शक्ति को जगाकर उसका दावा किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये सब, जैसा एटकिंसन खुद कहते हैं, रातों रात नहीं होता। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस, होशपूर्वक कोशिश और सब्र की जरूरत होती है। ये सिद्धांत सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें लगातार लागू करना ही असली चुनौती है और असली इनाम भी। सही। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये बातें आज से 1 सदी पहले कही गई थीं, लेकिन शायद आज ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। एटकिंसन के ये जो सिद्धांत हैं, जो वक्त के साथ भी उतने ही सही हैं, ये हमारे अपने मन की अंदरूनी बनावट और उसमें मौजूद ताकतों के संतुलन के बारे में हमें क्या सिखाते हैं? गहरा सवाल है। और अगर आज कोई इन विचारों से हिम्मत पाकर एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाना चाहे, अपने अंदर की दुनिया पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल पाने या थोड़ी ज्यादा जीवन शक्ति महसूस करने के लिए, तो वो पहला कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा अगली बार तक। आज हम विलियम वॉकर एटकिंसन के कुछ बड़े दिलचस्प विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, उनके विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास एटकिंसन की एक पुरानी किताब के कुछ अंश हैं। ये किताब सोच की ताकत और जिसे लोग आकर्षण का नियम कहते हैं, उसके बारे में है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो आज खास तौर पर हम 3 अध्यायों पर ध्यान देंगे। पहला,
आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे साधा जाए, मतलब अध्याय 10। फिर हमारी भावनाओं का मनोविज्ञान क्या है, वो अध्याय 11 में। और क्या हम सच में अपने दिमाग में नई कोशिकाएं बना सकते हैं, ये अध्याय 12 में। सुनने में ही कितना कुछ है। बहुत कुछ है और काफी क्रांतिकारी बातें हैं उस समय के हिसाब से। सही कहा। तो आज का मिशन एक तरह से ये समझना है कि क्या हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे दिमाग की बनावट भी, क्या ये पत्थर की लकीर है, या उनमें बदलाव मुमकिन है, हाँ, या हम इन्हें वाकई बदल सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है तो भाई इसके मायने क्या हैं? मायने तो बहुत गहरे हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सच है कि हम अपनी आदतें और भावनाएं अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, तो इसका मतलब पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये तो कमाल की बात है। चलिए देखते हैं एटकिंसन साहब क्या कहते हैं इस बारे में। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं आदत मन की, हैबिट माइंड। एटकिंसन शुरुआत में प्रोफेसर विलियम जेम्स की एक बात दोहराते हैं जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो कोटेशन काफी मशहूर है। उन्होंने कहा, शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारा दोस्त बने, दुश्मन नहीं। मतलब उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। हाँ, मतलब अच्छी चीजों को अपनी आदत बना लेना ताकि वो अपने आप होती रहें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये होता कैसे है? एटकिंसन कहते हैं, हमारा अवचेतन मन जो सुझावों को सोखता रहता है, वही हमारी आदतें गढ़ता है। बिल्कुल सही। और ये गढ़ने की प्रक्रिया बड़ी सीधी सादी है, पर उतनी ही असरदार भी। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो दिमाग में मानो एक पगडंडी सी बन जाती है। अच्छा। एटकिंसन ने इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है मुड़े हुए कागज का। ना, मैंने पढ़ा वो। एक बार कागज को कहीं से मोड़ दो तो अगली बार वो आसानी से वहीं से मुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हर बार दोहराने से वो काम आसान होता जाता है और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कब हम उन आदतों की रस्सियों से या कहें जंजीरों से बंध जाते हैं। जंजीरें, ये शब्द थोड़ा डराता है। हाँ, पर बुरी आदतों के मामले में ये सच हो सकता है और यहीं पर वो बस इस एक बार वाली सोच खतरनाक हो जाती है। हाँ, चलो आज छोड़ देते हैं, बस आज के लिए। बिल्कुल, यही वो छोटा सा समझौता है जो बड़े बड़े संकल्पों की नींव हिला देता है, क्योंकि ये उस पगडंडी को जिसे हम सीधा करना चाह रहे थे वापस गहरा कर देता है। हाँ। और इसीलिए पुरानी जमी हुई आदतों को उखाड़ना या कोई नई आदत डालना इतना मुश्किल लगता है। वो जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया होगा। रोज सुबह जल्दी उठने का सोचो और फिर एक दिन अलार्म बजने पर लगता है बस आज 5 मिनट और। हाँ, बिल्कुल। और वो 5 मिनट कब आदत बिगाड़ देते हैं पता ही नहीं चलता। तो एटकिंसन इससे निकलने का रास्ता क्या बताते हैं? उनकी सलाह काफी प्रैक्टिकल लगती है। हाँ, उन्होंने कुछ ठोस कदम बताए हैं। पहली बात, जब कोई नई आदत शुरू करो तो पूरे जोश और पक्के इरादे से करो, ढीला ढाला नहीं, मतलब पूरी कमिटमेंट के साथ। हाँ, दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। दूसरी, जब तक वो आदत पक्की ना हो जाए, कोई छूट नहीं, कोई बस एक बार नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुशासन यहाँ बहुत जरूरी है। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो अपवाद ना होने देना। बिल्कुल। और तीसरी, जैसे ही अपने संकल्प पर अमल करने का मौका मिले, फौरन करो, टालो मत। पहला कदम उठाना जरूरी है, एक्शन लेना। हाँ, सोचने से ज्यादा करने पर जोर है। और एक दिलचस्प बात जो एटकिंसन कहते हैं वो ये कि जब हम किसी लालच या पुरानी आदत के खिंचाव का सामना करते हैं और उसे ना कहते हैं, हाँ, तो हमारा इरादा और मजबूत होता है। हर बार जब हम अपने संकल्प पर टिके रहते हैं तो हम उस इरादे की मांसपेशी को और ताकतवर बना रहे होते हैं। वाह, इरादे की मांसपेशी, ये अच्छा रूपक है। और अगर हम इसे आकर्षण के नियम के चश्मे से देखें, जैसा एटकिंसन करते हैं, हाँ, तो ये आदतें बनाना असल में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना है। अच्छा। और यही अवचेतन मन फिर हमारी सोच, हमारे बर्ताव और आखिरकार हमारी तरफ आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए एटकिंसन की वो सलाह बहुत काम की है। कोई भी काम करने से पहले एक पल रुक कर सोचें, क्या मैं इससे अपनी आदत बनाना चाहता हूँ? ये जरूरी सवाल है। क्योंकि एक बार बन गई तो ये अपने आप चलने लगेगी, चाहे आप चाहें या न चाहें। अच्छी आदतें डालने का सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि मुश्किल वक्त में, जब सोचने समझने का ज्यादा मौका नहीं होता, हाँ, तब ये आदतें ही हमें सही रास्ते पर बनाए रखती हैं। वे हमारे ऑटो पायलट की तरह काम करती हैं। सही है, ऑटो पायलट। अच्छा, ये तो ही आदतों की बात जो ज्यादातर हमारे कामों से जुड़ी हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, गुस्सा, खुशी, डर, जलन, क्या ये भी आदतों की तरह हैं? क्या इन्हें भी साधा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। अध्याय 11,
इसी सवाल से जूझता है, भावनाओं का मनोविज्ञान। हाँ, और एटकिंसन का मानना है कि हाँ, भावनाएं भी दोहराव से गहरी होती जाती हैं। अच्छा, मतलब जैसे आदतें बनती हैं वैसी भावनाएं भी? कुछ वैसा ही, जैसे कोई खास भावना, मान लीजिए चिड़चिड़ाहट, अगर बार बार मन पर हावी होती है तो अगली बार छोटी सी बात पर भी चिढ़ा जाना आसान हो जाता है। ओहो। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, वो मैंने देखे, जैसे जलन, जिसे वो मजेदार ढंग से हरा आंखों वाला राक्षस कहते हैं। हाँ, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। कैसे ये धीरे धीरे बढ़ती है, मन में शक और कड़वाहट घोलती है, और एटकिंसन तो यहाँ तक कहते हैं कि इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, पित्त पर और खून पर। हाँ, वो मन और शरीर के कनेक्शन पे बहुत जोर देते हैं कि भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती। या फिर गुस्सा, जितनी बार हम गुस्सा करते हैं उतनी ही आसानी से अगली बार, शायद और भी कम वजह पर, गुस्सा आ जाता है, जैसे गुस्से का रास्ता और चौड़ा होता जा रहा हो। बिल्कुल, वो भावना ज्यादा आसानी से ट्रिगर हो जाती है। चिंता भी कुछ ऐसी ही है। पहले शायद बड़ी बातों की चिंता होती है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर भी मन परेशान रहने लगता है। हाँ, वो दायरा बढ़ता जाता है चिंता का। और एक आदत है दूसरों में नुक्स निकालना, फॉल्ट फाइंडिंग। एटकिंसन कहते हैं ये भी एक भावनात्मक आदत बन सकती है, और इंसान हमेशा शिकायत करने वाला कंप्लेनर बन जाता है। सोचने वाली बात ये है कि ये भावनात्मक आदतें जंगली घास की तरह है। जंगली घास। हाँ, अगर इन्हें पनपने दिया जाए तो ये पूरे मन के बगीचे पर कब्जा कर लेती हैं और तन मन दोनों में जहर घोल सकती हैं। एटकिंसन यहाँ कोई नैतिक भाषण नहीं दे रहे। नहीं, वो तो बस समझा रहे हैं। हाँ, वो बस एक मनोवैज्ञानिक नियम बता रहे हैं कि जिस भावना को हम बार बार महसूस करते हैं उसे हम अनजाने में मजबूत बना रहे होते हैं। और फिर ये नकारात्मक भावनाएं अकेले नहीं रहती। अच्छा। वे अपने जैसे और भी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को खींच लाती है, मानो उनका एक पूरा कुनबा बस जाता है मन में। उफ, ये सुनने में तो थोड़ा डरावना लगता है। अगर हम इन नकारात्मक भावनात्मक आदतों के जाल में फंस गए हैं तो क्या निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, एटकिंसन 2 मुख्य तरीके सुझाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला तरीका तो बड़ा सीधा और एक्शन वाला है। जैसे कोई नकारात्मक सोच या भावना सिर उठाएं, उसे पूरी दृढ़ता से मन ही मन आदेश दें, बाहर निकलो। गेट आउट। हाँ, गेट आउट। उनका कहना है कि बार बार ऐसा करने से पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो भावना कमजोर पड़ती जाएगी। ये एक तरह की मानसिक सफाई है। दिलचस्प। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका प्रोफेसर जेम्स के हवाले से है, और ये थोड़ा अलग है। किसी जुनून को जाहिर करने से इनकार कर दो और वो मर जाता है। मतलब? इसका मतलब है भावना को बाहर आने का रास्ता न देना, उसके बाहरी इजहार को रोकना। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा हो तो चिल्लाने या हाथ पैर पटकने की बजाय 10 तक गिनना शुरू कर देना। अच्छा। या अगर हौसला पस्त हो रहा हो तो जबरदस्ती सीटी बजाना या कोई हिम्मत वाला गाना गुनगुनाना, या जानबूझकर चेहरे पर मायूसी के भाव ना आने देना। मतलब जिस भावना को हम महसूस करना चाहते हैं उसके बाहरी लक्षण अपना लेना। लेकिन ये दूसरा तरीका, मतलब भावनाओं को दबाना, क्या ये सही है? आजकल तो कहा जाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ थोड़ी बारीकी है। एटकिंसन दबाने, सप्रेशन की बात उस तरह से नहीं कर रहे जैसे हम आज समझते हैं, मतलब भावना को महसूस ही ना करना या उससे इनकार करना। तो फिर उनका मतलब है उसके बाहरी इजहार को नियंत्रित करना। उनका तर्क ये है कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ। तो अगर आप गुस्से के शारीरिक लक्षणों को रोकते हैं, जैसे चीखना, मुट्ठी भींचना, तो आप उस भावना की आग को हवा देने से रोकते हैं। अच्छा। ये भावना को अनदेखा करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये अपनी भावनाओं की लगाम अपने हाथ में लेने जैसा है, ना कि उनका गुलाम बन जाने जैसा। ये अपनी आंतरिक स्थिति पर सक्रिय नियंत्रण पाने की कोशिश है। समझ गया। तो ये एक्शन के जरिए भावना को काबू करने की बात है। दिलचस्प। और फिर अध्याय 12 में एटकिंसन एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं से लड़ने या उन्हें काबू करने से भी एक बेहतर तरीका है। हाँ, वो इसे सबसे कारगर तरीका मानते हैं। और वो क्या है? वो है जिस भावना को आप मिटाना चाहते हैं उसकी ठीक उल्टी, यानी सकारात्मक भावना को जानबूझकर विकसित करना। बिल्कुल, दुश्मन से लड़ने की बजाय दोस्त को मजबूत करना। हाँ,
यहाँ वो इस आम धारणा को सीधी चुनौती देते हैं कि हम तो बस अपनी भावनाओं के शिकार हैं जो आती जाती रहती हैं। सही है कि हम बस बेबस हैं। हाँ, और वो एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं, नई मस्तिष्क कोशिकाएं विकसित करना। सोचिए, ये वाकई बहुत आगे की सोच थी उस वक्त के लिए। ऐसी कोशिकाएं बनाना जो हमारे मन चाहे गुणों जैसे खुशी, साहस, प्रेम को दर्शाएं। और ऐसा करने से पुरानी अनचाही भावनाओं वाली कोशिकाएं इस्तेमाल ना होने के कारण अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। बिल्कुल, ये विचार आज की न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ से काफी मिलता जुलता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, वो स्थिर नहीं है। हाँ, आजकल तो ये बात साबित हो चुकी है। एटकिंसन दिमाग की तुलना एक शानदार पियानो या सितार जैसे वाद्य यंत्र से करते हैं, जिसमें लाखों सुर हैं, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं। वो मानते हैं कि हमें कुछ झुकाव या प्रवृत्तियां विरासत में मिलती हैं, लेकिन इस बात पे जोर देते हैं कि इस वाद्य यंत्र को साधना यानी दिमाग को प्रशिक्षित करना मुमकिन है। यानी हम नए सुर सीख सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात वो कहते हैं कि हम अपनी दिमागी क्षमताओं का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हमेशा नई कोशिकाएं विकसित करने, नए सुर छेड़ने की गुंजाइश होती है। तो मतलब पोटेंशियल बहुत है। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपने मानसिक नजरिए को, अपनी सोच को, अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। वाह, तो ये नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? क्या कोई बटन दबाना होता है या फिर वही पुरानी कहानी मेहनत? बटन तो नहीं, तरीका वही है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, दोहराव। फिर से दोहराओ। हाँ, लगातार एक ही तरह के विचार सोचना, वैसी ही भावनाएं महसूस करना और उसी तरह के काम करना, इसी से आदतें बनती हैं, चाहे वो सोच की हो, भावनाओं की हो या काम की। अच्छा, यहीं पर सकारात्मक बनाम नकारात्मक विचारों का फंडा आता है। एटकिंसन का मानना है कि सकारात्मक विचार जैसे प्रेम, साहस, खुशी स्वाभाविक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, नकारात्मक से ज्यादा। हाँ, वो कहते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों से सीधे लड़ने की जरूरत ही नहीं। सोचिए, बगीचे में खरपतवार उखाड़ने में वक्त बर्बाद करने की बजाय, हाँ, वो बगीचे वाला उदाहरण, अगर हम अपने पसंदीदा फूलों को ही पानी देते रहें, उनकी देखभाल करते रहें, एटकिंसन कहते हैं कि सकारात्मक विचार इतने मजबूत होते हैं कि वो नकारात्मक विचारों का पोषण, मतलब उनकी खुराक छीन कर उन्हें खुद ब खुद मुरझा देते हैं। वाह, तो लड़ना नहीं, बस अच्छी चीजों पर ध्यान देना है। बिल्कुल, हमें बस अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है, उन्हें सींचना है। ये बगीचे वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। लड़ने की बजाय अच्छी चीजों को सींचना, कितना सरल और शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के जिंदगी में कैसे करें? मान लीजिए कोई नफरत या कड़वाहट की भावना से परेशान है। एटकिंसन का नुस्खा है, जानबूझकर प्रेम के बारे में सोचें, प्रेम महसूस करने की कोशिश करें और सबसे जरूरी, प्रेम भरे काम करें, दूसरों की मदद करें, माफ करें। ऐसा करने से नफरत की भावना अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। यानी एक्शन भी जरूरी है, सिर्फ सोचना नहीं। बिल्कुल। या अगर कोई अक्सर उदास या ब्लू महसूस करता है तो उपाय है, मुस्कुराने की आदत डालें, सीधे तन कर चलें और मन में एक मंत्र बना लें, मैं उज्जवल हूँ, हंसमुख हूँ और खुश हूँ। ब्राइट, चेयरफुल एंड हैप्पी। हाँ, इसे बार बार दोहराएं और महसूस करने की कोशिश करें। एक्टिंग से शुरू करें, वो कहते हैं, धीरे धीरे वो हकीकत बन जाएगी। अच्छा, एटकिंसन ये भी मानते हैं कि जब हम इन पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे शुरू में विरोध करती हैं। वो इसे आदत की जिंदा रहने की लड़ाई कहते हैं। हाँ, मन आसानी से नहीं मानता। बिल्कुल, मन बार बार पुरानी पटरी पर जाना चाहेगा, लेकिन उनकी सलाह है इस प्रतिरोध पर ज्यादा ध्यान न दें, इसे लड़ाई का मुद्दा न बनाएं। तो क्या करें? बस अपना ध्यान वापस सकारात्मक पौधों को पानी देने, यानी अच्छे विचारों और कामों पर ले आएं। नकारात्मक खरपतवारों को नजरअंदाज करेंगे तो वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उन्हें ऊर्जा देना बंद कर दें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। लड़ने में ऊर्जा मत लगाओ, बनाने में लगाओ। सही। और ये सब घूम फिरकर उसी विचार कर्म के चक्र पर आ जाता है ना? हाँ, वो चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे वैसा सोचने लगेंगे। जैसे एटकिंसन कहते हैं, अगर आप खुश महसूस नहीं कर रहे तो भी खुश होने का अभिनय करें, मुस्कुराएं, हंसमुख तरीके से बात करें। हाँ, एक्ट एज इफ। बिल्कुल, धीरे धीरे आप सच में बेहतर महसूस करने लगेंगे। तो किसी भी मनचाही आदत को डालने का तरीका क्या हुआ? पहले उसके मुताबिक सोच विकसित करें
और फिर उस सोच को खुशी और दिलचस्पी के साथ काम में बदलें। जैसे अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो खुद से कहें मुझे ये करना पसंद है, और फिर उसे खुशी खुशी करने की कोशिश करें। हाँ, उस काम के प्रति अपना नजरिया बदलें। और इन सब के लिए एटकिंसन एक बड़ा शक्तिशाली मंत्र देते हैं, मैं कर सकता हूं और करूंगा। आई कैन एंड आई विल। हाँ, इसमें आत्मविश्वास भी है और पक्का इरादा भी। बिल्कुल, ये संकल्प को मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर इन 3 अध्यायों से जो सार निकल रहा है वो ये है कि हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारा दिमागी ढांचा भी कोई स्थायी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें बदला जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। हम अपने सचेत प्रयास और सही कामों के जरिए अपनी मनचाही भावनाएं विकसित कर सकते हैं और अपने दिमाग को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई दिलचस्प थ्योरी नहीं है, ये असल में अपने अंदर की दुनिया को अपनी मर्जी से शक्ल देने की ताकत के बारे में है। अपनी अंदरूनी दुनिया को शक्ल देना। हाँ, और जब हम अपनी अंदरूनी दुनिया, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी आदतों को बदलते हैं तो एटकिंसन के मुताबिक हम अनजाने में अपनी बाहरी दुनिया, अपने अनुभवों को भी बदल रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमारी अंदरूनी स्थिति ही बाहरी हकीकत को हमारी तरफ खींचती है। यही तो आकर्षण के नियम का मूल विचार है जिस पर एटकिंसन बात करते हैं। तो अंदरूनी बदलाव बाहरी बदलाव लाता है। एक तरह से हाँ, जैसा अंदर वैसा बाहर। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। जरूर। अगर हमारी मस्तिष्क कोशिकाएं और हमारी भावनात्मक आदतें, जिन्हें हम अक्सर अपने मैं का अटूट हिस्सा मान लेते हैं, वाकई बदली जा सकती हैं, तो फिर हमारे स्वयं या सेल्फ का कौन सा और गहरा पहलू, जिसे हम अब तक शायद बदलना नामुमकिन समझते थे, असल में हमारे इरादे और कोशिशों से बदलने लायक हो सकता है? कहाँ तक जाती है ये बदलने की क्षमता? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा सवाल है अपने आप को समझने के लिए। आज हम विलियम वॉकर एटकिंसन के विचारों की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। नमस्कार। उनकी किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं हमारी हकीकत को शक्ल दे सकती हैं एटकिंसन के अनुसार। हाँ, बिल्कुल। आज का फोकस रहेगा 3 खास आइडियाज पर। पहला, इच्छा की जो आकर्षक शक्ति है वो। दूसरा, हमारे अंदर की जो महान गतिशील शक्तियां हैं, एनर्जी और संकल्प। और तीसरा, जो हमारा हक है उसे कैसे पूरे अधिकार से मांगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज चाहिए तो बहुत, पर कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हम उसके लायक नहीं? अक्सर होता है ऐसा। हाँ, या फिर ये सोचते हैं कि भाई अपनी सारी एनर्जी, सारी विल पावर एक लक्ष्य पर कैसे लगाएं बिना भटकाव के। एटकिंसन इन्हीं सवालों से जूझते हैं। सही। और उनके जवाब काफी प्रैक्टिकल लगते हैं कई जगहों पर। बिल्कुल, तो आज उन्हीं पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 13 से। एटकिंसन कहते हैं इच्छा की शक्ति, है ना, डिजायर फोर्स। हाँ, इच्छा बल। वो कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस चाहिए। वो मानसिक रिसाव या मेंटल लीक्स से बचने को कहते हैं। हाँ, ये मेंटल लीक्स वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है। मतलब हम अपनी ऊर्जा छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में गंवा देते हैं। यहाँ और एटकिंसन तो यहाँ तक कहते हैं कि लक्ष्य से एक तरह का प्यार हो जाना चाहिए, जैसे किसी इंसान से होता है ना, गहरा सच्चा लगाव। अच्छा, प्यार। हाँ, उनका शब्द यही है। मतलब सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़ना। वो कहते हैं सफलता एकाग्रता मांगती है और पूरा स्नेह। जब इच्छा वाकई तीव्र हो, फोकस्ड हो, तभी वो आकर्षण शक्ति, वो मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा काम करती है, आधा अधूरा मन नहीं। और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन पर कैसे असर डालता है? हाँ, तो एटकिंसन का मानना है कि हमारा अवचेतन मन एक तरह से हमारे सबसे गहरे, सबसे प्रबल जुनून या इच्छा के पीछे चलता है। ओके। ये एक लॉयल सेवक जैसा है। लेकिन अगर हम 10 दिशाओं में सोच रहे हैं, ध्यान बटा हुआ है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलता कि हमें असल में चाहिए क्या। राइट। और फिर उसकी पूरी मदद नहीं मिल पाती। सही। एटकिंसन ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया इस बारे में। अच्छा, क्या? उन्होंने नोटिस किया कि जब भी उनका फोकस अपने मेन राइटिंग के काम से हटता था, किसी और चिंता में या प्रोजेक्ट में लगता था, तो उनकी इनकम कम होने लगती थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने काम पर, उसकी वैल्यू पर और ये कि लोग उसे कितना पसंद करेंगे, इस पर ध्यान लगाते थे,
तो जैसे चीजें बदलने लगती थी, जैसे बीज अंकुरित होने लगे हों। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उस चीज की वैल्यू को गहराई से महसूस करना है, अपनी इच्छा को पूरी शिद्दत से जीना है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं मानसिक बहुविवाह से बचो। मतलब एक समय में एक मुख्य लक्ष्य पर पूरी वफादारी रखो। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है, मानसिक बहुविवाह। हाँ, मतलब फोकस। और एटकिंसन इच्छा को एक बहुत ही फंडामेंटल, एक तरह के जीवन प्रेम से जोड़ते हैं, जैसे पौधे का पानी के लिए प्रेम। हाँ बिल्कुल, लाइफ लव, जैसे पौधा पानी की तरफ बढ़ता है, फूल सूरज की तरफ, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक गहरी प्यास। और यही तीव्र इच्छा, यही प्रेम हमें अंदर से ताकत देता है, मुश्किलों से लड़ने की, आगे बढ़ने की। ये सिर्फ एक चाहत नहीं, एक बेसिक लाइफ फोर्स है। तो जितनी गहरी इच्छा उतनी ज्यादा ताकत। एग्जैक्टली। एटकिंसन के हिसाब से जितनी ज्यादा इच्छा, उतना ही गहरा वो जीवन प्रेम और उतनी शक्तिशाली वो आकर्षण शक्ति पैदा होती है, अंदर भी और बाहर माहौल में भी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। कुंजी है एनर्जी को केंद्रित रखना, बिखेरना नहीं। ठीक है, तो इच्छा जगा ली, फोकस भी कर लिया। अब आती है बात ताकत की, उसे हकीकत बनाने की एनर्जी। यहीं आता है अध्याय 14, है ना? हाँ, महान गतिशील शक्तियां। हाँ, द ग्रेट डायनामिक फोर्सेस। इसमें वो दो मुख्य चीजों की बात करते हैं। क्या है वो? पहली है ऊर्जा यानी एनर्जी, और दूसरी है अदम्य दृढ़ संकल्प, इनविजिबल डिटर्मिनेशन। ओके। ऊर्जा और संकल्प। हाँ, और वो कहते हैं कि बहुत से लोगों में एनर्जी तो खूब होती है, हमेशा बिजी कुछ ना कुछ करते हुए, लेकिन उस एनर्जी को सही दिशा देने वाला जो दृढ़ संकल्प है, उसकी कमी होती है। अच्छा, मतलब एनर्जी है पर कहाँ लगानी है ये तय नहीं। बिल्कुल, और एटकिंसन के लिए ये दोनों साथ में चाहिए। एनर्जी बिना संकल्प के जैसे स्टीम बिना इंजन के, पावरफुल पर बेकार। हम कितनी बार अपनी एनर्जी छोटी छोटी बातों, बेकार की चिंताओं में वेस्ट कर देते हैं ना? हाँ, ये तो होता है। तो दृढ़ संकल्प वो लगाम है जो हमारी विल पावर के जरिए इस एनर्जी को सही ट्रैक पर लाता है, एक लक्ष्य पर साधता है। ये विल पावर वाली बात भी एटकिंसन थोड़े अलग तरह से कहते हैं ना। वो ये नहीं मानते कि ये किसी में होती है, किसी में नहीं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उनका मानना है कि प्रबल इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर हम सब में है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से लानी है। तो फिर ये यूनिवर्सल विल उस बड़ी शक्ति का हिस्सा है और वो अनलिमिटेड है। सवाल इसे पाने का नहीं, सवाल है अपने मन को इसे इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन करने का। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग का मामला है। हाँ, जैसे मसल को ट्रेन करते हैं, अभ्यास से मजबूत बनाना, उस पॉइंट तक पहुंचना जहां आप पूरे निश्चय से कह सकें, मैं करूंगा, आई विल। ये क्षमता का नहीं, निश्चय और ट्रेनिंग का खेल है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो एक और आम धारणा को चैलेंज करते हैं कि सफल लोग कोई खास मिट्टी के बने होते हैं, पैदाइशी असाधारण होते हैं। हाँ, ये हम अक्सर सोचते हैं। पर एटकिंसन कहते हैं, जब आप असल में सफल लोगों से मिलते हैं तो वो अक्सर काफी साधारण लगते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी सफलता का राज कोई जादुई टैलेंट नहीं होता अक्सर। जैसे खुद पर मजबूत विश्वास, अपने काम पर गहरा फोकस, और ये बहुत जरूरी है, अपनी मेंटल एनर्जी को फालतू चीजों से बचाकर रखना, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब वो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। बिल्कुल। जैसे हम सोचते हैं कि कोई बड़ा लेखक हर बातचीत में कमाल का बोलता होगा या कोई बड़ा बिजनेसमैन हर वक्त सुपर स्मार्ट दिखेगा। हाँ। पर एटकिंसन कहते हैं जरूरी नहीं। शायद इसलिए कि वो अपनी सारी मेंटल बैटरी सोशल दिखावे में या हर छोटी बहस जीतने में खर्च नहीं करते, वो उसे अपने असली काम के लिए बचाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो सबक क्या है कि ना तो खुद को कम आंको, न दूसरों को देखकर सोचो कि उनमें कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं। हम सब में पोटेंशियल है। सही। असली फर्क है उसे पहचानने में, विश्वास करने में और अपनी एनर्जी को सही जगह सही टाइम पर लगाने में। रिजल्ट्स पर फोकस, दिखावे पर नहीं। ठीक है, तो हमने क्षमता पहचानी, एनर्जी फोकस की। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ये मानना कि हम सफलता के हकदार हैं। यही अक्सर गड़बड़ होती है ना? हाँ बिल्कुल, और यही अध्याय 15 का सेंट्रल आइडिया है, क्लेमिंग योर ओन, अपना हक जताना। एटकिंसन एक कहानी से शुरू करते हैं, एक महिला की। हाँ, एक महिला जो सालों से कुछ चाहती थी और जब वो बिल्कुल करीब आ गई तो कहती है, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है,
ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो इसके लायक है। एग्जैक्टली और यही एटकिंसन का मेन पॉइंट है। कोई भी अच्छी चीज हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, हम बेस्ट के हकदार हैं। पर ये भावना आती क्यों है कि मैं इसके लायक नहीं? ये गहरी कंडीशनिंग हो सकती है, बचपन के अनुभव, समाज की बातें। लेकिन एटकिंसन कहते हैं ये फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। क्यों? क्योंकि ये नियम, ये यूनिवर्सल पावर हमारी अंदरूनी सच्चाई को पकड़ती है। ये कोई इंसान नहीं जो हमें दिलासा देगा, ये एक नियम है। अगर हमारे मन में गहरे में बैठा है कि हम अयोग्य हैं, तो नियम उसी को सच बनाने में मदद करेगा। और अगर हम पूरे कॉन्फिडेंस से मानते हैं कि हम लायक हैं, तो नियम वो दिलाने में मदद करेगा। ये हमारे विश्वास का आईना है। तो फिर ये हक आता कहाँ से है? हम किस बेस पर बेस्ट डिजर्व करते हैं? एटकिंसन का तर्क थोड़ा आध्यात्मिक है। वो कहते हैं हम सब उस एब्सोल्यूट, उस परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं, या कह लें हम अनंत की संतान हैं, इन्फिनिट के बच्चे। ओके। इस नाते हमारा यूनिवर्स की हर अच्छी चीज पर नेचुरल अधिकार है। अच्छी चीजें मांगना किसी और से छीनना नहीं, बल्कि अपनी विरासत, अपना बर्थराइट क्लेम करना है। ये बहुत पावरफुल विचार है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या बना? उनके हिसाब से 3 चीजें चाहिए। 1 तीव्र फोकस्ड इच्छा, 2 आत्मविश्वास से भरी उम्मीद कि मिलेगा ही, और 3 एक्शन लेने का साहस। इच्छा, उम्मीद और एक्शन। हाँ, लेकिन वो एक शर्त बताते हैं इन सब को काम में लाने से पहले। क्या? हमें अंदर से, गहराई से ये महसूस करना होगा कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारा ही है, हम उसके पूरी तरह योग्य हैं। अच्छा। जब तक मन में हल्का सा भी डाउट है कि क्या मैं सच में इसके लायक हूं, हम खुद ही ब्रेक लगा रहे हैं। एटकिंसन कहते हैं हमारा मन ईमानदार होता है, वो उस चीज को पूरी तरह नहीं अपनाता जिसे वो अपना नहीं मानता। जब हम ये मान लेते हैं कि बेस्ट चीजें हमारा हक है और सबके लिए काफी हैं, तब वो रुकावट हट जाती है। और वो जो पारंपरिक विनम्रता होती है, खुद को छोटा समझने वाली, उसका क्या? एटकिंसन उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं वो सच्ची विनम्रता नहीं, वो आत्मविश्वास की कमी है, झूठी विनम्रता। तो सच्ची विनम्रता क्या है? अपनी ताकत और अधिकार को जानना, पर उसका घमंड न करना। वो कहते हैं सिर उठाकर दुनिया का सामना करो। सच्ची ताकत शांत होती है, कॉन्फिडेंट होती है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं। हमें अपने मन से ये रेंगने वाली सोच निकालनी होगी। और उन्होंने जीवन की तुलना किंडरगार्टन से भी की है। हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है। अनंत का किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ऑफ द इन्फिनिट। इसका क्या मतलब है? कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, पैसा, सफलता, रिश्ते, ज्ञान, मौके, ये सब उस किंडरगार्टन के खिलौने हैं। खिलौने? हाँ, किस लिए? सीखने के लिए, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जैसे बच्चा खिलौने मांगता है, इस्तेमाल करता है, सीखता है, वैसे ही हमें इन्हें मांगना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और खिलौनों की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। एटकिंसन के अनुसार भंडार असीमित है, सबके लिए काफी है। कमी हमारी सोच में है, यूनिवर्स में नहीं। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है, खिलौनों से इतना अटैच हो जाएं कि खेल का मजा ही भूल जाएं। बिल्कुल सही पॉइंट। और एटकिंसन इस बारे में वॉर्न भी करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं इन अच्छी चीजों का, इन खिलौनों का, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो, रिश्ते हो, पूरा आनंद लो। खेल को अच्छे से खेलो, सीखो, एंजॉय करो। लेकिन हमेशा याद रखो कि ये सिर्फ खिलौने हैं, खेल का हिस्सा है। इनसे जरूरत से ज्यादा मत जुड़ो। ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, पर ये तुम नहीं हो। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। असली तुम, असली खुशी इन बाहरी चीजों से अलग तुम्हारे अंदर है। खिलौनों का आनंद लो, पर उनके गुलाम मत बनो। तो यहाँ 2 तरह के लोग हो गए, एक जो खिलौनों के गुलाम बन जाते हैं और दूसरे जो खेलना जानते हैं। हाँ, एटकिंसन उन्हें कहते हैं फॉलोअर ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का अनुयायी, और लीडर ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का नेता। क्या फर्क है दोनों में? फॉलोवर हमेशा कमी महसूस करता है, सोचता है चीजें कम हैं, शायद वो लायक नहीं है। जब मिल जाती हैं तो खोने से डरता है, उनसे चिपक जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। और लीडर? लीडर जानता है कि यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है, मांगने पर मिलता है। वो कॉन्फिडेंस से अपना हक जताता है, खेल अच्छे से खेलता है, पर खिलौनों की असलियत समझता है। वो खेलने के लिए हैं, उनसे मरने मिटने के लिए नहीं। ना डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से करता है। वो जानता है कि वो हालात का शिकार नहीं, उनका मालिक बन सकता है। तो कुल मिलाके आज हमने एटकिंसन से 3 मुख्य बातें सीखी। पहली, अपनी इच्छा को एक लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करने की ताकत। हाँ, वो मानसिक रिसाव रोकना। दूसरा, अपनी एनर्जी को अटूट संकल्प के साथ जोड़ना, ये जानना कि विल पावर हम सब में है,
बस ट्रेन करना है। बिल्कुल, एनर्जी और संकल्प का साथ। और तीसरा, पूरे आत्मविश्वास से बिना झिझक के अपना हक जताना, ये मानना कि हम बेस्ट डिजर्व करते हैं। हाँ, वो क्लेमिंग योर ओन वाला हिस्सा, खुद को योग्य समझना। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर, शायद ये सोचने लायक है कि वो कौन सी अंदरूनी कहानी या मान्यता है जो अनजाने में हमारे जीवन के नतीजों को तय कर रही है। क्या कहीं गहरे में हम खुद को अयोग्य मान रहे हैं, या शायद हम किन बाहरी खिलौनों से इतना चिपक गए हैं कि जीवन के खेल का असली मजा ही नहीं ले पा रहे। ये सोचने वाली बात है, अपने अंदर की कहानी पर ध्यान देना। बिल्कुल। तो आज की इस गहन पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है एटकिंसन के ये विचार आपको सोचने और शायद कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज की खास चर्चा में स्वागत है। आज हम विलियम वॉकर एटकिंसन की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। खासतौर पर वो हिस्सा जहां वो कहते हैं कि जिंदगी कोई बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि एक तयशुदा कानून के तहत चलती है। हमारे पास एटकिंसन की किताब के अंश हैं, अध्याय 16 कानून सहयोग नहीं, और इसे हम अध्याय 15 अपना हक जताना से भी जोड़कर देखेंगे। तो आज हम समझना क्या चाहते हैं, यही कि भाई एटकिंसन के हिसाब से हमारे जो विश्वास हैं, हमारी उम्मीदें, वो कैसे हमारी हकीकत बनाती हैं। क्या ये हमारी सो कॉल्ड किस्मत से ज्यादा पावरफुल हैं? कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग हमेशा खुद को बदकिस्मत क्यों समझते रहते हैं, और क्या यही सोच कहीं ना कहीं उनकी बदकिस्मती की वजह बन जाती है? चलिए इसी को खोलते हैं आज। एटकिंसन एक आदमी का उदाहरण देते हैं, वो आदमी जो मानता था कि उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, वो बस बुरी किस्मत है। वो हमेशा बुरे की उम्मीद करता था, और कमाल की बात है, होता भी वैसे ही था उसके साथ। अब एटकिंसन इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबूत कैसे मानते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि एटकिंसन के मुताबिक वो आदमी अनजाने में, बिल्कुल अनजाने में इसी नियम को साबित कर रहा था, बस नेगेटिव तरीके से। उसका वो पक्का यकीन कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा और लगातार बुरी चीजों की उम्मीद करना, ये असल में एक बहुत शक्तिशाली मानसिक सिग्नल भेज रहा था। और वही सिग्नल वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस, वैसे ही लोग, वैसे ही नतीजे उसकी तरफ खींच रहा था। अच्छा, तो ये दिखाता है कि सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि वो गहरा पक्का यकीन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो कितना पावरफुल हो सकता है। अच्छा, वो बेचारा तो अनजाने में इसका शिकार बन गया था। तो मतलब सिर्फ चाह लेना काफी नहीं है? जब तक कि उसके पीछे एक मजबूत अंदर वाला विश्वास ना हो। एटकिंसन कामयाब लोगों की बात करते हैं, कहते हैं वो अपनी कामयाबी पर शक नहीं करते। रास्ते में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, ठोकर लगती है, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी नजर मंजिल पर होती है और उन्हें यकीन होता है कि पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही विश्वास, यही मेन फर्क पैदा करता है। और दूसरी तरफ जो लोग नाकामी पर यकीन करते हैं, वो भी अनजाने में इसी नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस अपने खिलाफ। एटकिंसन बताते हैं ये काम कैसे करता है। पहला तो ये कि उनका नाकामी का यकीन उनके हर विचार में, हर शब्द में, हर काम में झलकने लगता है। हर चीज में शक, डर। हाँ बिल्कुल, वो हर चीज को उसी नजरिए से देखते हैं। और इसका असर आसपास के लोगों पे भी पड़ता होगा ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल पड़ता है। दूसरे लोग महसूस करते हैं इस नेगेटिविटी को, इस आत्मविश्वास की कमी को। तो नतीजा क्या होता है? लोग हिचकते हैं उन पर भरोसा करने से, उन्हें कोई जिम्मेदारी देने से कतराते हैं, उनके साथ कोई काम करने से बचते हैं। अब वो आदमी से क्या समझता है? अपनी बदकिस्मती या दुनिया मेरे खिलाफ है। जबकि एटकिंसन कह रहे हैं कि ये काफी हद तक उसके अपने अंदर के विश्वास का ही बाहरी आईना है। ये ऐसा है जैसे हम लगातार खुद को नेगेटिव सुझाव दे रहे हों। क्या कहते हैं उसे? ऑटो सजेशन। हाँ, ऑटो सजेशन। मन ही मन दोहराते रहना, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब खुद को ही फेलियर के लिए तैयार करना हुआ। और क्या ये दिमाग की सोचने की ताकत पर भी असर डालता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एटकिंसन बताते हैं कि नाकामी का डर और यकीन वो दिमाग के उस हिस्से को जैसे सुस्त कर देता है, जहां से नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव विचार। अच्छा। हाँ, जहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कामयाबी की नई योजनाएं बनती हैं। सोचिए ना, जब कोई उम्मीद से भरा होता है, जोश में होता है, हाँ। तो उसका दिमाग समाधान खोजने के लिए ज्यादा खुला रहता है, नए रास्ते तलाशता है। लेकिन निराशा और डर
वो क्रिएटिविटी के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारा जो कोर बिलीफ है, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स तक नहीं रहता, वो सीधे सीधे हमारे बाहरी नतीजों को, हमारी हकीकत को असर डालता है। यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है जब एटकिंसन पूरे जोर से कहते हैं यहाँ संयोग, चांस, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून है, लॉ है। वो कहते हैं दुनिया में हर चीज कारण और प्रभाव के एक पक्के नियम से बंधी है। चाहे पहाड़ से पत्थर गिरे या सरसों के बीज से पौधा उगे, सब कुछ नियमों के हिसाब से होता है, कुछ भी रैंडम नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि हम सब, चाहे हम इसे जाने या ना जाने, माने या ना माने, इसी यूनिवर्सल लॉ के अंडर काम कर रहे हैं। एटकिंसन साफ कहते हैं कि आप इस नियम से बच नहीं सकते, जैसे आप ग्रेविटी से नहीं बच सकते। इसे इग्नोर करना या इसके खिलाफ जाना ये सिर्फ मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि तब हम अनजाने में ही इसकी धारा के उल्टी तरफ तैरने लगते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है, टकराव बढ़ता है। तो अगर बच नहीं सकते और विरोध करना बेकार है, तो फिर रास्ता क्या है? हम इसके साथ तालमेल कैसे बिठाएं? जैसा एटकिंसन कह रहे हैं, रास्ता है इसके साथ जानबूझकर तालमेल बिठाना, इसकी वर्किंग को समझना और फिर अपनी सोच, अपने विश्वास को इसके हिसाब से ढालना। एटकिंसन कहते हैं कि जब हम इस नियम के साथ सहयोग करना सीख लेते हैं ना, इसकी धारा में बहना सीख लेते हैं, तो जिंदगी संघर्ष नहीं लगती, एक सहज बहाव जैसी महसूस होती है। अच्छा, तब हम नियम के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। हाँ। और यही सवाल उठता है कि ये जानबूझकर तालमेल बिठाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? एटकिंसन बार बार कहते हैं कि हमारे विचार वो सिर्फ हवाई चीजें नहीं हैं, वो असली ताकतें हैं, रियल फोर्सेस हैं। वो कहते हैं विचार एनर्जी के रूप में हमारे दिमाग से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं और अपने जैसे विचारों को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। और साथ ही जो विचार उनसे मेल नहीं खाते, विपरीत होते हैं, उन्हें पीछे धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और हमारी जो मेंटल स्टेट है वही तय करती है कि हम दूसरों के विचारों और बाहरी हालातों में से किसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। सच में जैसे को तैसा मिलता है। बिल्कुल, ये विचार एक शक्ति है वाला सिद्धांत उनके पूरे दर्शन का सेंटर है। हमारे विचार एक मेंटल मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर हम लगातार हिम्मत, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, अबंडेंस इनकी विचार मन में रखते हैं, तो हम वैसे ही विचारों, एनर्जी, लोगों और मौकों को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसके उलट, अगर हमारा मन डर, शक, कमी, नाकामी इन विचारों से भरा है, तो हम अनजाने में उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में बुला रहे होते हैं। एटकिंसन की भाषा में कहें तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कोई नैतिकता का पाठ नहीं है, ये एक मेंटल लॉ का डिस्क्रिप्शन है। तो अध्याय 16 के आखिर में एटकिंसन कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं। बिल्कुल। उसका निचोड़ क्या है? हम इस नियम के साथ कॉन्शियसली तालमेल कैसे बिठाएं? हाँ, वो कुछ ठोस कदम बताते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपने मन को जानबूझकर हिम्मत, आत्मविश्वास, शक्ति और सफलता के वाइब्रेशंस पर या कह लें मानसिक अवस्था पर सेट करना। ओके। मतलब कॉन्शियसली चुनना कि हम किन विचारों पर फोकस करेंगे। दूसरा, जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुनिया भर में मौजूद वैसे ही पॉजिटिव विचारधाराओं से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उन विचारों और एनर्जीज के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते या हमारा माहौल, उसका क्या? वो भी बहुत जरूरी है। एटकिंसन सलाह देते हैं कि विचारों की दुनिया में जो सबसे अच्छा है उसे पाने का लक्ष्य रखें। ऐसे लोगों से जुड़ें जिनके विचार पॉजिटिव हों, कंस्ट्रक्टिव हों, जो आपको इंस्पायर करे। सही वाइब्स में रहना मतलब? हाँ, बिल्कुल। सही वाइब्रेशन या माहौल में रहना जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरह के विचारों से घिरे रहते हैं ना, वो हम पर गहरा असर डालते हैं। और आखिर में उनका निचोड़ ये है कि इस नियम का नेगेटिव शिकार बनने के बजाय, मतलब अनजाने में इसके जरिए बुरे नतीजे पाने के बजाय, इसके साथ सचेत रूप से जानबूझकर तालमेल बिठाएं और पॉजिटिव नतीजे देखें। नियम तो काम करेगा ही, चॉइस हमारी है कि हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने नुकसान के लिए। चलिए अब इसे पिछले अध्याय से जोड़ते हैं। अध्याय 15, अपना हक जताना।
वहां एटकिंसन ने कहा था कि अच्छी चीजों को खींचने के लिए ये मानना जरूरी है कि हम उनके लायक हैं, उनके हकदार हैं। तो ये सोच कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है या मैं इसके काबिल नहीं हूं, ये कैसे इस पूरे समीकरण में एक रुकावट बन जाती है? हाँ, ये दोनों अध्याय आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अध्याय 15 की जो हकदारी की भावना है ना, वो अध्याय 16 के विश्वास की नींव है, फाउंडेशन है। अगर हमारे मन के किसी भी कोने में ये शक है कि हम उस अच्छी चीज के लायक नहीं हैं, चाहे वो कामयाबी हो, खुशी हो या कोई चीज जिसे हम पाना चाहते हैं, तो ये एक गहरा अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एक तरफ इच्छा है, दूसरी तरफ विश्वास है कि हम इसके हकदार नहीं हैं। बटा हुआ संदेश। बिल्कुल, ये बटा हुआ संदेश, ये आकर्षण के नियम को ठीक से काम नहीं करने देता। हमारी इच्छा की शक्ति और उसे पाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। तो एटकिंसन इस लायक न होने की फीलिंग का क्या हल बताते हैं? हम कैसे माने कि हम बेस्ट चीजों के हकदार हैं? एटकिंसन का तर्क थोड़ा स्पिरिचुअल है। वो कहते हैं कि हमें ये महसूस करना होगा कि हम उस परम सत्ता, उस एब्सोल्यूट या इन्फिनिट सोर्स का हिस्सा है, उसकी संतान है। और इस नाते हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम सबसे अच्छी चीजें पाएं और अनुभव करें। अच्छा, ये कोई घमंड नहीं है, ये अपनी असली नेचर को पहचानना है। जब हम इस बात को गहराई से मान लेते हैं कि हम ब्रह्मांड की बेहतरीन चीजों के नेचुरल हकदार हैं, तब हम बिना किसी अंदरूनी गिल्ट या शक के पूरे कॉन्फिडेंस से उन्हें मांग सकते हैं, उनके लिए कोशिश कर सकते हैं और उन्हें रिसीव कर सकते हैं। ये लायक होने का एहसास ही उस मजबूत विश्वास को जन्म देता है जिसकी बात अध्याय 16 में की गई है। अध्याय 15 में उन्होंने खिलौनों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया था। उसका क्या मतलब था, खासकर इस हक जताने और पाने के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, वो खिलौनों वाला उदाहरण बहुत जरूरी है और अक्सर लोग उसे गलत समझ लेते हैं। एटकिंसन कहते हैं कि दुनिया की अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो, उनका पूरा आनंद लो, लेकिन उनसे बुरी तरह चिपक मत जाओ। उन पर अपनी पहचान या अपनी खुशी को पूरी तरह टिका मत दो। वो सलाह देते हैं कि इन चीजों को बच्चों के खिलौनों की तरह देखो। बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं, सीखते हैं, मजा लेते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं या उन्हें नए खिलौने मिलते हैं तो पुराने खिलौनों को आसानी से छोड़ भी देते हैं। वो खिलौनों को मैं का हिस्सा नहीं बना लेते। अच्छा, मतलब डिटैचमेंट? हाँ, एक तरह की हेल्दी डिटैचमेंट, अनासक्ति। इसी तरह हमें पैसा, प्रॉपर्टी, पोजीशन या दूसरी सांसारिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा की शांति या अपनी कीमत उनसे नहीं जोड़नी चाहिए। ये नजरिया हमें चीजों के खोने के डर से आजाद करता है और ये डर खुद एक बहुत शक्तिशाली नेगेटिव विचार है जो आकर्षण के नियम में रुकावट डालता है। समझ गया। तो खिलौनों का उदाहरण हमें हेल्दी डिटैचमेंट सिखाता है ताकि हम चीजों को बिना डर के पा सकें और जरूरत पड़ने पर बिना दुख के छोड़ भी सकें। तो अगर हम अध्याय 15 और 16 के इन सारे आइडियाज को एक साथ रखें, हकदारी का एहसास, विश्वास की शक्ति, विचारों का मैग्नेटिज्म, नियम बनाम संयोग और वो खिलौनों वाला नजरिया, तो एटकिंसन का मेन मैसेज क्या उभरता है? निचोड़ क्या है इन सब का? मेन निचोड़ ये है कि हमारी जिंदगी की दिशा और दशा वो सिर्फ बाहरी हालातों या संयोग, चांस का नतीजा नहीं है। ये एक तयशुदा मानसिक और आध्यात्मिक कानून यानी आकर्षण के नियम के तहत चलती है और इस नियम को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है हमारा गहरा, लगातार बना रहने वाला विश्वास और हमारी प्रबल उम्मीदें। एटकिंसन के हिसाब से ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में काम करता है। पहले हमें अध्याय 15 के मुताबिक ये मानना होगा कि हम अच्छी चीजों के हकदार हैं ताकि हम पूरे अधिकार से उन्हें मांग सकें। राइट। फिर अध्याय 16 के मुताबिक हमें उस इच्छा पर अपना विश्वास फोकस करना होगा, पॉजिटिव उम्मीद बनाए रखनी होगी और अपने विचारों को लगातार उसी दिशा में रखना होगा। राइट। जब ये दोनों चीजें, हकदारी का एहसास और फोकस्ड विश्वास, एक साथ मिलती हैं, तब हम जानबूझकर आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही हकीकत बना सकते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव विश्वास और उम्मीदें भी उतनी ही पावरफुल होती हैं और अनचाहे नतीजे लाती हैं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। इसलिए चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम इस शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जानबूझकर अपनी भलाई के लिए या अनजाने में अपने नुकसान के लिए। संक्षेप में कहें तो आपका दिमाग एक पावरफुल मैग्नेट है,
पर उसका स्विच आपके हकदार होने के गहरे एहसास से ही सही मायने में ऑन होता है। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारा अंदरूनी दुनिया, हमारे विश्वास, हमारी बाहरी दुनिया को किस हद तक बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, एटकिंसन के इस नजरिए से। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के लिए जो इसी चर्चा से जुड़ा है। अगर एटकिंसन सही है कि पर्सनल बिलीफ और विचार इतने पावरफुल हैं और हमारी पर्सनल रियलिटी बनाते हैं, तो फिर कलेक्टिव बिलीफ्स का क्या होता है? सामूहिक विश्वास। हाँ, जब बहुत सारे लोगों के विश्वास एक समाज के लेवल पर, एक कल्चर के लेवल पर या पूरी इंसानियत के लेवल पर आपस में मिलते हैं या टकराते हैं, तो ये आकर्षण का नियम बड़े पैमाने पर कैसे काम करता होगा? क्या बड़ी सामाजिक, राजनीतिक या दुनिया भर की घटनाएं भी कहीं ना कहीं हमारी कलेक्टिव चेतना और हमारे कलेक्टिव विश्वासों का ही आईना होती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। आज हमने विलियम वॉकर एटकिंसन की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अध्याय 16 कानून, संयोग नहीं और अध्याय 15 अपना हक जताना के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश की। उम्मीद है इस बातचीत से अपने विचारों की शक्ति और जिंदगी में नियम बनाम संयोग की भूमिका पर सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा। अगली बार तक अपने विचारों पर ध्यान देते रहें।